राज आंखें तेरी जिसकी राइटर है महागुल। ये इसकी आखिरी किस्त है और 7वीं किस्त भी है। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि जो आखिरी हमने पढ़ा था यही पढ़ा था कि एक्सीडेंट हो जाता है हयात का और आयत का। तो अब देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस किस्त को। आज पूरे 3 माह बाद मोहसिन चौधरी को होश आया था। होश में आते ही उसका पहला सवाल यमान शाह और अरूब के बारे में था, जिस पर कर्नल ने बताया कि यमान शाह एक मिशन पर है, मगर अरूब के बारे में उन्होंने कुछ नया बताया। जो बात मोहसिन चौधरी की हैरानगी की वजह वो थी उसका किसी दूसरे मुल्क होना, जिस पर कर्नल ने बताया बहुत सी तंजीमें ड्रैगो को ढूंढ रही हैं। ड्रैगो का होना उनके लिए मौत के फरिश्ते से कम नहीं है और ये पहला मुल्क नहीं है। मोहसिन चौधरी को कई ममालिक में भेजा गया था उसकी हिफाजत के लिए। उसके कोमा में होते हुए भी कई बार उस पर अटैक हुए हैं, जिसको सुनकर मोहसिन चौधरी ने अपने वापस जाने के बारे में कहा तो कर्नल ने कहा कि वो 1 हफ्ते तक वापस जा सकता है, जिस पर मोहसिन चौधरी के होंठों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। आंखों के सामने सलाहुद्दीन साहिब की नाराज़गी आई। नूर बेगम को तो वो सेकंड्स में मना सकता था, अब तो मोहसिन चौधरी की छोटी सी जान भी थी जो उसकी सिफारिश करेगी। आयत के बारे में सोचते मोहसिन चौधरी का दिल खुशी से झूम उठा। अपनी बेटी और बीवी को देखने के लिए दिल तड़प उठा था। हयात की नाराज़गी का सोच बुरी तरह लब कुचलते अपनी बेसाख्ता नम होती आंखों को हैरानगी से देखा। अपनी आंख से निकलते आंसू को साफ करके आयत के बारे में सोचने लगा कि वो कितनी बड़ी हो गई होगी, कैसे दिखती होगी। अपनी बेटी और बीवी के बारे में सोचते मोहसिन चौधरी का दिल कभी खुशी और कभी दुख से फटने को था। दिल चाह रहा था कि आंखें बंद करे और आयत के पास पहुंच जाए। ये 1 हफ्ता मोहसिन की जान निकाल रहा था, इसीलिए कर्नल से चुप कर अपने बंदे को भेजकर 1 दिन बाद की टिकट करवा ली। अब वो बस जल्द से जल्द हयात के पास पहुंच जाना चाहता था। इस अपनी में SHO अली काज़मी के बारे में जो बताया गया वो हकीकत पर मबनी है। इस एपी में SHO अली काज़मी के बारे में जो बताया गया वो हकीकत पर मबनी है। उसका अगवाशुदा बच्चियों के लवाहकीन पर इल्ज़ाम लगाकर उनसे जुर्म कबूल करवाना, उसकी गुंडागर्दी, किसी दूसरी जगह तैनात ना होना हकीकत पर मबनी है। जबकि फार्म हाउस और उसके अलावा जो कुछ भी एपी में बताया गया वो फ़र्ज़ी कहानी है जो कि आपकी राइटर साहिबा ने लिखी है। न्यूज़ क्राइम शो देखती रहती हूँ तो कोशिश है कि आप लोगों को भी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इससे बाखबर रखूँ और शायद कोई पढ़ने वाला अली काज़मी जैसों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। कर्नल साहब के ऑफिस में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। टेबल की एक जानिब कर्नल नवाज़ अहमद यमान शाह के सॉल्व किए गए केस की फ़ाइल को रीड कर रहे थे और दूसरी जानिब इज़्तिराबी कैफियत में बैठा यमान शाह कर्नल साहिब के फ़ाइल जल्द से जल्द रीड करने का वेट कर रहा था, क्योंकि इस केस के बाद उसे यहाँ से जाने की इजाज़त थी। और इस वक्त यमान शाह के जज्बात जेल के इस कैदी जैसे थे जिसे बिना जुर्म के सज़ा देकर जेल में बंद कर दिया गया और फिर वो हर लम्हा यहाँ से निकलने की कोशिश और दुआएं करता रहा। कितना तड़पा था वो अरूब के लिए। अपनी ड्यूटी से फ्री होकर दर्द से चूर बदन लिए, नींद से सुर्ख खून छलकाती आंखें लिए वो ब्रिगेडियर और कर्नल के ऑफिस के बाहर उनसे मिलने के लिए इंतज़ार करता रहता था। और जब वो आते थे तो वो उनसे एक बार अरूब से मिलने या सिर्फ उसे देख लेने की इजाज़त मांगता था, मगर हर बार उसे मना कर दिया जाता था, जिस पर यमान शाह खून के घूंट पीकर रह जाता। और अब गुजरता एक एक सेकंड सदियों के बराबर लग रहा था। दिल तो चाह रहा था फाइल कर्नल साहब से छीन कर उसके को फाड़ कर 100 टुकड़ों में कर दे, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खुद पर रह रहकर तब चढ़ रही थी कि क्यों इस फाइल को बना ही दिया था तो इतने पेजेस का क्या अचार डालना था। क्या मौत पड़ी थी मुझे ये 10 पेज की फ़ाइल बनाने की, एक पर ही सब लिख देता। ये तो शायद अगले 10 सालों तक इसे पढ़ने का इरादा रखते हैं। एक पर भी क्यों मुंह से बना देता कि एक को यहाँ टपकाया, एक को वहाँ लड़खाया, कहानी ख़त्म। दांत पीस कर दिल में खुद को कोसते हुए इल्तिजाइया नज़रों से कर्नल नवाज़ अहमद के झुके सर को देखा। मुझे घूरना और ख़ुद को कोसना बंद करिए मेजर यमान शाह, वरना ये ना हो कि खुद के घूरने की सज़ा मैं आपकी ड्यूटी 1 महीना और बढ़ा दूँ। कर्नल के सख्त लहजे पर यमान शाह ने हड़बड़ाकर नज़रें घुमाई। वेल डन यंग बॉय, हमें आपसे यही उम्मीद थी और जैसा कि आपसे वादा किया था कि इस केस के बाद आपको जाने दिया जाएगा तो अब आप जा सकते हैं, मगर इससे पहले आपको वजह बताना चाहता हूँ कि आपको क्यों जाने नहीं दिया गया। कर्नल साहब की बात पर यमान शाह ने चौंक कर उन्हें देखा। ड्रैगो, वाइल्ड वुल्फ और एजेंट ग्रे और उनकी बाकी की टीम बहुत सी तंजीमों की नज़र में आ गई थी। ड्रैगो होश में नहीं था, वरना वो खुद सब संभाल लेता, इसलिए हमें आप लोगों के लिए फ़ैसला करना पड़ा। आपको एक मेजर की आइडेंटिटी देना भी इसका ही हिस्सा था। इन्हें यह बताना था कि आप किसी ड्रैगो की टीम का हिस्सा नहीं बल्कि एक फ़ौजी हैं, क्योंकि वो तंजीमें इस बात से नावाकिफ़ हैं कि ड्रैगो एक ISI का बंदा है।
वो इन्हें अपने साथ मिलाना चाहती थी, मगर जब उन्हें यह महसूस हुआ कि ड्रैगो हक का साथ देता है तो उन्हें वो खुद के लिए खतरा लगा। तो वो ड्रैगो और उसकी टीम को ख़त्म कर देना चाहते थे। आपकी सेफ्टी और आपको मजबूत बनाने के लिए आपको PMA में जबकि अरूप को सेव हाउस और मौसिम को आउट ऑफ कंट्री भेजा गया, मगर अब खतरा टल चुका है। हमारे जवान उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो चुके हैं। उनकी नज़रों में अब ड्रैगो की टीम ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए आप लोग अपनी रूटीन पर वापस आ सकते हैं। और ये रहा आपकी मिसेस का एड्रेस, आप जा सकते हैं उनके पास। कर्नल नवाज़ अहमद के संजीदा लहजे पर ईमान शाह ने सर अस्पात में हिलाया, जबकि अरूप के जिक्र पर धड़कनें बेतरतीब हुई थी। कर्नल साहब के हाथ से एड्रेस थामा तो यूँ महसूस हुआ जैसे हिफ़्फ़त अक़लीम हाथ लग गई हो, जिस पर कर्नल नवाज़ अहमद ने मुस्कुराकर सर झटका, जबकि ईमान शाह एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर अरूप के पास पहुंच जाना चाहता था। ईमान शाह ने मतलूबा ड्रेस पर पहुंचकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो रूप कहीं दिखाई न दी। कर्नल नवाज़ अहमद ने बताया था कि वो सेफ हाउस में थी, लेकिन 2 दिन पहले ही उसे ड्रैगो के और ऑर्फेंज में भेज दिया गया था। ईमान शाह कंधे पर बैग लटकाए, आर्मी यूनिफॉर्म पहने, बेचैनी से एक एक रूम में अरूप को ढूंढ रहा था। हर जगह देखने पर अरूप कहीं न दिखी तो कदम बेसमेंट में मौजूद सीक्रेट हाउस की जानिब बढ़ाए। तेज़ तेज़ कदम लेता पहले ड्रैगो के ऑफिस, फिर ब्लैक रूम, फिर मगर अरूप कहीं न दिखी। अब कदम राहदारी से होते हुए अपने ऑफिस की जानिब बढ़ रहे थे कि कदमों के चाप पर बेसाख्ता ईमान शाह के कदम रुके। धड़कनें बेहंगम हुई, सांस रुके। ईमान शाह उनकी कदमों की आवाज़ को अपने करीब आते महसूस कर रहा था। हवासों पर छा जाने वाली अरूप की मखसूस खुशबू महसूस करके ईमान शाह ने गहरी सांस भरी, बायां हाथ बढ़ाकर बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया। 3 माह पहले हुआ अपना नुकसान याद आया तो आंखें पल में नम हुई, हलक में कांटे से चुभते महसूस हुए। यस सर, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं फ़ाइल भेज दूंगी, बस 1-2 दिन का काम रह गया। अरूप जो अपने मोबाइल पर अपने सीनियर से बात करती अपने ऑफिस से बाहर आ रही थी, अपने सामने ईमान शाह को देख साकित रह गई। बेजान होते हाथों से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिरा तो राहदारी के सन्नाटे में इर्तियाश पैदा हुआ, जिसकी आवाज़ पर ईमान शाह ने नज़रें उठाकर अपने सामने खड़ी अरूप शाह को देखा, जो नम आंखों में बेयकीनी लिए ईमान शाह को देख रही थी। होंठ बुरी तरह से कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे, जबकि आवाज़ हलक में ही दम तोड़ चुकी थी, जिसे देख ईमान शाह के होंठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट आई। कितनी तकलीफ, कितना दर्द सहा था उन दोनों ने। अगर एक साथ मिलकर वो सब चीज़ों का सामना करते तो शायद ये बात इतनी मानी ना रखती, मगर ये जो जानलेवा हिजर उनके दरमियान आया था, उसने तो रूह को छलनी कर डाला था। उरू जज्बात से चूर लहजे में सरगोशी की तो अरूप की आंखों से भल भल आंसू बहने लगे, हाथ बुरी तरह से कपकपाने लगे, जबकि गुलाबी भरे भरे लब कुछ कहने की चाह में बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे, जिसे देख ईमान शाह ने अपना बैग नीचे फेंक कर कदम अरूप की जानिब बढ़ाए। अरूप के दोनों हाथों को थाम कर झटका दिया और उन्हें अपनी पुश्त पर बांध कर अरूप का चेहरा अपने हाथों के पैलों में भरा। पूरी शिद्दत से अरूप के होंठों पर झुककर अपनी सांसें अरूप की मध्यम चलती सांसों से उलझा दी, जबकि अरूप अभी भी बेयकीनी से ईमान शाह की जानलेवा शिद्दत भरे लम्स को अपने होंठों पर महसूस कर रही थी। ईमान शाह की बढ़ती शिद्दत ने अपने होने का यकीन दिलाया तो अरूप ने अपनी गिरफ्त ईमान शाह के गिर्द मजबूत कर दी। राहदारी के सन्नाटे में दोनों की धौंकनी की मानित चलती सांसों का शोर बरपा था। अपनी शिद्दतों में अरूप की शिद्दत को महसूस करके ईमान शाह ने अरूप की कमर के गिर्द अपना बाजू लपेटकर उसे दीवार से पिन किया, जबकि होंठ अभी भी अरूप के होंठों से जुदा न किए थे। एक दूसरे की कुर्बत पे मदहोश होते वो सब कुछ फरामोश कर चुके थे। अरूप की महकती सांसों को कतरा कतरा खुद में अंडेलते ईमान शाह शिद्दत से अपनी तलब पूरी कर रहा था। मान अरूप की बिखरती सांसों को महसूस करके ईमान शाह ने अरूप को सांस लेने की मोहलत दी तो अरूप ने तड़प कर ईमान शाह को पुकारा, मगर ईमान शाह कुछ भी कहे बगैर दोबारा उससे झुकता कि अरूप ने ईमान के होंठों पर अपनी हथेली रख दी। लंबे लंबे सांस लेती अथल पथल होती सांसों के साथ कुर्बत का खुमार लिए सुर्ख डोरों वाली आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर लिए ईमान शाह के चेहरे के एक एक नक्यूश को अपनी मखरूती उंगलियों से छूते अपनी रूह तक इस एहसास को महसूस करना चाहा, जबकि ईमान शाह ने अरूप को अपने हसार में लेकर कदम अपने ऑफिस की जानिब बढ़ाए। अरूप को सोफे पर बिठाकर अपने सीने में भेज लिया। तुम्हें अंदाज़ा है ज़िंदगी किस कदर तड़पा हूँ मैं तुम्हें एक नज़र देखने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए, किस कदर अजियत में मुब्तला रहा हूँ मैं। हर लम्हा तुम्हारी याद तुम्हारी फ़िक्र में गुजरा और हर लम्हे ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि ईमान शाह की अरूप शाह के बगैर नहीं जी सकता। आई जस्ट कांट लिव विदाउट यू डैम इट। अरूप को खुद में भेजते लहजे में जुनून लिए कहा। ईमान शाह के जुनूनी अंदाज पर एक लम्हे के लिए अरूप साकित रह गए। तभी कुछ याद आने पर ईमान शाह ने अरूप को कंधों से थामकर अपने रूबरू किया, आंखों में तड़प लिए अरूप के चेहरे को देखा। अपनी खुरदरी उंगलियों को अरूप के चेहरे पर फिरते इस दिन के जख्मों को देखना चाहा जिस पर अरूप ने बुरी तरह अपने लब कुचले।
बाएं जानिब जबड़े के पास मंदमिल हुए जख्म का निशान देख यमांशा को अपने खून उबाल उठता महसूस हुआ। सख्ती से जबड़े भींचकर अपनी खून छलकाती आंखों को अरूप के जख्म के निशान पर टिकाए अपनी उंगलियों के पूरों से छुआ तो अरूप ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। यमांशा के सुलगते होंठों का लम्स महसूस करके पूरी जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। अरूप ने अपने दोनों हाथ यमांशा के कंधों पर रखकर अपनी ग्रे ग्रीन आंखों को वाह किया। कुछ बोलोगे नहीं? तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए कितना तड़पा हूँ। तुम्हारे इन होंठों से मान सुनने के लिए बहुत तड़पा हूँ मैं। तुम्हारे इस घिसे पिटे लेक्चर को भी बहुत याद किया। तुम्हारी इस गाने और ब्लैक साड़ी को भी बहुत याद किया। तुम्हारी शिद्दतों को भी याद किया। तुम्हारी हर बेवकूफ़ी को याद करके मुस्कुराया और तुम्हारी तकलीफ़ को अपने दिल पर महसूस करके तड़पता रहा हूँ मैं। तुमसे दूरी पर मेरा दिल एक अंधे की आग में जलता रहा है और अब जब तुम मेरे सामने इस कदर करीब हो के हाथ बढ़ाकर तुम्हें छू लूँ, तुम्हारी रूह में शामिल हो जाऊँ, मगर इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें सुनना और महसूस करना चाहता हूँ रूह। चेहरा रूप की गर्दन में छुपाए अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ते गंभीर बोझल लहजे में सरगोशी की तो अरूप ने अपनी मखरूती उंगलियां युमानशाह के बालों में उलझाकर युमानशाह का चेहरा अपने सामने किया। युमानशाह ने मुस्कुराती नज़रों से अरूप के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। तुम्हें अंदाज़ा है युमानशाह मुझे किस कदर ज़रूरत थी तुम्हारी मोहब्बत भरे लम्स दिलासे सहारे की कितनी ज़रूरत थी मुझे। तुम्हें अंदाज़ा है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। जानते हो मैं किस एहसास से महरूम हुई हूँ। मेरी गोद उजड़ गई मान। तुम्हारी मोहब्बत की निशानी मुझसे खो गई। तुम नहीं थे मेरे पास, कोई भी नहीं था। मैं रोना चाहती थी, चीख चीख कर बताना चाहती थी कि मैं अपनी औलाद को खो चुकी हूँ, मगर तुम नहीं थे। हालांकि सिर्फ तुम्हें ही होना चाहिए था मेरे पास मुझे समेटने के लिए, मगर तुम नहीं थे मान। मेरी आंख से एक आंसू न बहा। मुझे लगा मैं बेहिस हो गई हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे सहारे ऐसा साथ मेरी औलाद के साथ मर गए। युमानशाह का कॉलर दबोचे रोते हुए चिल्लाकर कहा तो युमानशाह ने जबड़े भींचकर अपने इश्तियार पर काबू पाया। अरूप के हाथ अपने कॉलर से हटाकर उसे खुद में भींच लिया। युमानशाह का कंधा पाते ही अरूप की आंखों से गर्म स्याल रवां हो गया। वो अजियत और तकलीफ जो पिछले 3 माह से दिल में छुपी हुई थी आंसुओं के जरिए बहकर युमानशाह का सीना भगो रही थी। अरूप के अचकोले भरते वजूद और सिसकियों पर युमानशाह ने उसे खुद में सख्ती से भींच लिया। वो शिकवा नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि इसमें युमानशाह का कोई कसूर नहीं, मगर आज युमानशाह को अपने सामने देख जब्त का दामन हाथ से छूटता महसूस हो रहा था। एक वही तो था अपना दुख सुख का साथी, उसे समेटने वाला। अपनी तकलीफ और दर्द का इजहार वो बस इसी शख्स के सामने ही तो कर पाती थी। एक यही शख्स तो था जो रूप शाह को उससे ज़्यादा जानता था, उसके दर्द को खुद में समेट लेता था। आई एम सॉरी जाना, इस बार अपने मान को माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। तुम पर और अपनी औलाद पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारे सारे दुख दर्द खुद में समेट लूँगा। अरूप का चेहरा अपने सामने करते अंगूठों के पूरों से आंसू साफ करते मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो अरूप ने शिकवा कुना नज़रों से युमानशाह को देखा। वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं मेरे भी वजूद का हिस्सा था अरूप। तुम ऐसे नहीं कह सकती कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। मेरा दिल खून के आंसू रोया है इसके लिए, मगर जब देने वाले ने ही नहीं दिया तो हम क्या शिकवा कर सकते हैं। वो उसकी अमानत थी, उसने एक ना एक दिन तो वापस लेनी थी। अगर हमसे जल्द ले ली तो इसमें कोई हिकमत होगी। वो बेहतर जानता है कि किसे कब और किस चीज़ से नवाजना है। दुख है वो हमारी औलाद थी, मगर रब की रज़ा इसी में थी। रू खुद को तकलीफ़ मत दो। मैंने तो वैसे भी 100 का प्रॉमिस किया था ना। हम आज से ही तैयारी शुरू कर देते, संजीदा लहजे में कहते। आखिर में पटरी से उतरा तो अरूप ने घूर कर युमानशाह को देखा। नज़रें युमानशाह के वजीहा चेहरे से हटने से इनकारी थी, मगर खुद पर नाराज़गी का खौल चढ़ाकर रुख फेरना चाहा, मगर नज़रें भटक कर फिर युमानशाह के चेहरे पर आन ठहरी थी। एक तो कमबख्त पहले ही इतना डैशिंग था, अब आर्मी यूनिफॉर्म में जानलेवा हद तक हैंडसम लग रहा है। युमानशाह को आर्मी यूनिफॉर्म में देख दिल ही दिल में युमानशाह की नज़र उतारते हुए कहा तो अरूप की नज़रों में सताइश महसूस करके युमानशाह ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। अपने सिल्की ब्राउन बालों में हाथ फेरते हुए इस्तफार किया। हाँ नहीं, मैंने गौर नहीं किया, और वैसे भी मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो इसलिए ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं। अरूप के मुंह बसोर कर कहने पर युमान ने अब्रू अचकाकर उसे देखा। मैंने तो गौर करने का कहा नहीं, मैंने तो बस एक सिंपल सा सवाल पूछा अपने बारे में। और रही बात तुम्हारी नाराज़गी की तो कान खोल कर सुन लो अरू, मैं जान से मार दूंगा अगर अपनी बिलावजह की नाराज़गी में मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की। फ्रेश होकर आ रहा हूँ मैं, अपनी नाराज़गी ख़त्म करो, क्योंकि अगर मेरी कुर्बत में तुमने मज़ाहमत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तुमसे दूरी पर मेरा दिमाग पहले ही खिसका हुआ है, इसे अपनी बातों से मज़ीद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नतीजा तुम्हें हमेशा की तरह अपनी नाजुक जान पर मेरी शिद्दत बर्दाश्त करके भुगतना पड़ेगा। अरूप का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भर कर सख्त लहजे में कहते अरूप के होंठों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। ऑफिस से बाहर जाकर अपना बैग लाया।
बैग से अपना ड्रेस निकालते एक गहरी इस्त्याग भरी निगाह सोफे पर सर झुकाए हाथ मसलती अरूप पर डालकर वॉशरूम में घुस गया। तकरीबन 15 मिनट बाद फ्रेश होकर आया तो अरूप को हनूज वैसे ही सर झुकाए बैठे देख तासुब से सर झटका। अरूप के करीब पहुंचकर अरूप का बाजू दबोचकर एक झटके में खड़ा करके अपने सीने में भेजा। अरूप इस अचानक अफ्ताह पर यमानशाह के शर्टलेस कुशादा सीने से टकराए तो 14 तबक रोशन हो गए। नजरें यमानशाह के गले की हड्डी से होती नम सीने पर आए तो गले में कांटे से चुभते महसूस हुए। गहरी बेबाक नज़रों से अरूप को देखते अरूप के दोनों बाजू अपनी गर्दन के गिर्द हायल किए। अपनी कमर पर यमानशाह की रिंगती जानलेवा उंगलियों के लम्स पर अरूप को अपनी डांगों पर खड़े रहना मुहाल लगने लगा। यमानशाह की उंगलियां रिंगती हुई सामने अपनी शर्ट के बटनों पर आई तो अरूप ने तड़प कर यमानशाह को देखा। तुम किस कदर ढीठ हो मान, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ, तुमसे बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ और तुम्हें ठरक झाड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। यमानशाह को अपनी शर्ट के बटन खोलते देख दांत किचकिचाकर कहा तो यमानशाह ने खून खवार नज़रों से अरूप को देखा। अरूप की शर्ट के पहले 2 बटन को खींचकर शर्ट से जुदा करके शर्ट को दोनों कंधों से खिसकाया। एक हाथ अरूप की कमर के गिर लपेटा जबकि दूसरे हाथ में अरूप के बालों को सख्ती से दबोचकर चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। जस्ट शट अप अरूप, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कहोगी तो मुझे मालूम नहीं कि तुम किस कदर तकलीफ में थी। तुम मुझसे क्या शेयर करना चाहती हो? मैं बेखबर हूँ इससे, मेरे वजूद का हिस्सा तकलीफ में था तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि यमानशाह इससे बेखबर था? तुमसे दूरी मजबूरी थी, मगर तुमसे बाखबर रहना मेरा हक और फ़र्ज़ था। तुमसे बेखबर तो मैं तब भी नहीं था जब मेरे पास कोई हक नहीं था, तो अब कैसे बेखबर हो सकता था? तुम्हें देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था, मगर तुमसे अनजान नहीं था मैं, और मैं तुम्हारी और अपनी तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी मोहब्बत की बारिश में पूर भिगोकर इस दर्दनाक दिन की यादों से निकालना चाहता हूँ। तुम्हारा तो नहीं पता, मगर मुझे सुकून तुम्हारी कुर्बत में ही मिलता है। मैं तुम्हारे कुर्ब में सब भूल जाना चाहता हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ रू, मुझे सुकून चाहिए। मैं लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं बल्कि अमलन तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किस कदर ज़रूरी हो तुम इस मेजर के लिए, किस कदर तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। अरूप के चेहरे पर झुके दबे दबे लहजे में घर आकर कहा तो अरूप ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। यमानशाह की आग सी तपिश लिए सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके अरूप को अपनी जिल्द झुलसती हुई महसूस हुई। अरूप के चेहरे के एक एक नकूश को शिद्दत से देखते यमानशाह ने अरूप को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके सोफे पर पटका। अपने बालों में हाथ उलझाकर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि अरूप फटी फटी आंखों से यमानशाह के सुर्ख चेहरे और आग बरसाती आंखों को देख रही थी। यमानशाह को बैग से शर्ट निकालते देख अरूप ने उठकर यमानशाह के बाजू को थामकर रुख अपनी जानिब किया। यमानशाह के पड़ने पर उसे सोफे पर धक्का देकर उस पर झुक गए। तुम्हें एंग्री बर्ड बनने का बस बहाना चाहिए होता। मैंने तुम्हें कब खुद के करीब आने से मना किया? बस यही कहा ना कि बातें करना चाहती हूँ, और कुछ देर पहले तो तुम मेरी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे थे। यमानशाह के कंधों के इर्द गिर्द अपने हाथ रखकर चेहरे पर झुकते हुए कहा तो यमानशाह ने घूर कर अरूप को देखा। और तुम्हें लेक्चरार बनने से फुर्सत नहीं? हाँ, तड़पा हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने को, मगर अपना नाम सुनना चाहता था, मोहब्बत भरी बातें सुनना चाहता था, मगर तुम्हें इससे क्या? और तुम किस तरह मना करना चाहती थी? मुझे धुतकार कर या थप्पड़ मार कर? काफ़ी टाइम गुजर गया ना, तो मार लो, कर लो अपनी हसरत पूरी, मगर अब बहाने बनाने और मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं। हटो पीछे, फिर तुम्हें सब ठड़क लगेगा। अरूप का हाथ थामकर अपने चेहरे पर रखते सख्त लहजे में घर आकर कहा तो अरूप ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाया। अपना हाथ यमानशाह के गाल से हटाकर अपने होंठ वहाँ सब्त किए, जबकि नज़रें यमानशाह की सुर्ख आंखों पर टिकी हुई थी। यमानशाह की आंखों में देखते मुस्कुराकर अपने दांत गाल पर गाड़े तो यमानशाह ने सख्त नज़रों से अरूप को घूरा। थप्पड़ से ज़्यादा ये बेस्ट है, तुम्हें मसला तो नहीं? दांतों का दबाव बढ़ाते बोझे लहजे में इस्तफार किया तो यमानशाह ने अहंकारा भरकर नज़रों को रुख फेर लिया, जबकि दिल में अरूप का ये रूप हशर बर्पा कर चुका था। अपने दाएं हाथ की उंगली को यमानशाह के गले की हड्डी पर रखकर ट्रेस करते सीने तक लाई तो यमान ने संजीदा नज़रों से अरूप के खुमार आलूद आंखों में देखा। अब क्यों सड्यूस कर रही हो मुझे? शर्म नहीं आ रही एक नाराज शख्स को सड्यूस करते हुए? अरूप के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोच कर चेहरा अपने चेहरे के करीब करते दबे दबे लहजे में घर आकर कहा तो अरूप ने मुस्कुराती नज़रों से यमानशाह को देखा। मेरा हक है, मैं चाहे सड्यूस करके लूँ या ज़बरदस्ती, रोक सकते हो क्या तुम मुझे? यमानशाह के जबड़े को अपने हाथ में थामकर होंठों के करीब होंठ करके सवाल किया तो यमानशाह को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। नज़रें अरूप की आंखों से होती गुलाबी होंठों पर ठहरी तो गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। सोच लो, अब अगर मैं बहका तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर तुम मुझे सिर्फ ठरकी नहीं और भी बहुत से अलकाबात का एजाज़ बख्शोगी।
अरूप के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते सर्द लहजे में कहा। तो अरूप ने यमान शाह के हाथ को झटक कर पीछे किया, जिस पर यमान शाह ने गुस्से भरी नज़रों से अरूप को देखा। मगर इससे पहले ही अरूप ने झुककर अपने लब यमान शाह के होंठों से जोड़ दिए। अपनी मदम सांसों में यमान शाह की सुलगती सांसों को अंडेलते अपने बाजुओं को यमान शाह की गर्दन के गिर्द हायल कर दिया। अपने होंठों पर अरूप की शिद्दत भरे लम्स को महसूस करके यमान शाह ने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। अपनी बेचैन रूह में सुकून उतरता महसूस हुआ तो अपने दोनों बाजू अरूप की कमर के गिर्द लपेटकर उसे खुद में भींच लिया। होंठों से सरायत करते अरूप के होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर जा बजा महसूस करके यमान शाह ने खुमार आलूद नज़रों से अरूप को देखा। ऑफिस की मानी खेज खामोशी में दोनों की धौंकनी की माने चलती सांसों का शोर बरपा था। यमान शाह के वजूद से उठती मैसूर कुन खुशबू अरूप को अपने हवासों पर छाती महसूस हो रही थी। वो तो सिर्फ उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए ड्रामा कर रही थी। अब यमान शाह की गुर्बत में मदहोश होती बहक चुकी थी। तभी यमान शाह ने अरूप को कमर से थाम कर अपने चेहरे के करीब किया तो दोनों की गुर्बत का खुमार ली आंखें एक दूसरे की आंखों से टकराई। यमान शाह ने करवट बदलकर चेहरा अरूप की गर्दन में छुपाया। जान लेने का इरादा है क्या? अरूप की गर्दन और कंधों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते गमगीन लहजे में सरगोशी की तो अरूप ने सख्त नज़रों से यमान शाह को देखा, जो किसी हाल में खुश नहीं था। तुम जो बिला वजह की नाराज़गी से मेरी जान पर बनाए रखते हो, इसीलिए सोच रही हूँ कि एक बार ही ले लूँ। वैसे भी ये जान तो मेरी ही है ना, तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। और सोच रही हूँ एक ही बार तुम्हारे इतने करीब आ जाऊँ कि तुम्हारे सारे अरमान एक साथ ही पूरे हो जाएं। अरूप के दांत किचकिचा कर कहने पर यमान शाह को जिंदगी से भरपूर कहका रूम की फिजा में गूंजा। लेकिन मैंने इरादा बदल लिया है, क्योंकि अब तुम मुझे नाराज़ कर चुकी हो तो मैं चाहता हूँ इस बार तुम रेड साड़ी पहनकर अपने बोल से अंदाज में मुझे मनाओ। और रही बात अरमान पूरे होने की, तो तुम्हें बता दूँ ये तो नामुमकिन है। तुम्हारे कुर्ब के बाद मेरे तशनगी और अरमान बढ़ते चले जाते हैं। तुम्हारी तलब रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार कर रही है और मुझे अपना आप बेबस होता महसूस हो रहा है। अरूप को खुद में शिद्दत से भेजते खुमार आलूद लहजे में कहकर आंखें मूंद ली तो अरूप ने भी सुकून भरी सांस भरकर चेहरा यमान शाह की गर्दन में छुपा लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मान। इस सब के दौरान मुझे एहसास हुआ कि तुम किस कदर ज़रूरी हो मेरे लिए। तुम्हारे बगैर मेरा वजूद बेमायनी है। तुम्हारा होना मुझे मजबूत बनाता है। तुम्हारी मोहब्बत मुझे सुरखरू करती है। मेरी रग रग में तुम्हारी मोहब्बत और शिद्दतें खून बनकर सरायत करने लगी हैं। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। ये बहुत जानलेवा है मान। तुमसे दूरी का ख्याल ही अब सुहाने रूह है। नम लहजे में सरगोशी की तो यमान शाह ने तड़प कर अरूप को खुद में छुपा लिया। अब कहीं नहीं जाऊंगा मैं और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। हमारी ज़िंदगी का एक नए सिरे से आगाज़ करना चाहता हूँ मैं, जहाँ कोई भी गम, नाराज़गी या दूरी हमारे दरमियान नहीं होगी। क्योंकि अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो यमान शाह सारी दुनिया को आग लगा देगा। तुम्हें सांसों से भी ज़्यादा करीब खुद में छुपा कर रखूँगा। तुम्हारे कबीर यमान शाह पर भी आँच नहीं आने दूंगा। दुनिया की सारी खुशियाँ तुम माँ बेटे के कदमों में ला कर रख दूँगा। हमारे कबीर यमान शाह की हिफाजत अपनी जान से बढ़ कर करूँगा। अरूप के बालों में उंगलियां फेरते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा तो कबीर यमान शाह के जिक्र पर अरूप के होंठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट रिंग गई। यमान शाह चाहे जितना भी अरूप के सामने खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर ले, मगर अरूप जानती थी कि वो किस कदर तकलीफ़ में है। वो जानती थी कि वो बच्चा यमान शाह के लिए किस कदर अहमियत का हामिल था। यमान शाह बताइए या ना, मगर अरूप जानती थी कि वो अभी भी उसके खो जाने पर तड़प रहा है। इसलिए यमान शाह की बातों में बार बार उसका जिक्र हो रहा है। मौसिम वापस आ गया 2 दिन पहले, मगर उसे यहाँ आते ही खबर मिली थी कि हयात और आयत का एक्सीडेंट हुआ था। तो वो हवेली जाने के बजाय इस शख्स को ठिकाने लगाने गया है। मौसिम हयात की नाराज़गी ख़त्म कर ले तो तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, या जहाँ तुम जाना चाहो हम वहीं चलेंगे। बस एक बार मामा बाबा से मिल लें, फिर तुम जहाँ जाना चाहो हम वहीं जाएंगे। हम हयात और आयत के पास जाएंगे। हयात के दिल में कहीं कोई शिकवा ही ना हो कि मैंने उसकी खबर तक नहीं ली, और वैसे भी मैं आयत से मिलना चाहती हूँ, तो हम वहीं चलेंगे। या तुम ऐसा करना, उन्हें फार्म हाउस पर बुला लेना। जगह तब्दील होगी तो हयात को मूड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ टाइम इसके लिए था। हम एक दूसरे से वाकिफ़ थे, जानते थे एक दूसरे की तकलीफ़ में, चाहे दूर होकर भी पास थे। वो बिल्कुल तनहा थी, उसकी इस कदर मौसिम की ज़रूरत थी और वही उसके पास नहीं था। और गांव के लोग तो ऐसे शौहर के जाने पर जो बातें करते हैं वो सब अलग। मेरी दुआ है कि हयात और मौसिम अब कभी एक दूसरे से दूर ना हो, और आयत को भी अपने पापा के बगैर ना रहना पड़े। ये बहुत मुश्किल है मान। अरूप के कहने पर यमान शाह ने नींद भरी लहजे में उनकारा भरा तो अरूप ने सर उठाकर यमान शाह की बंद आंखों को देखा। यमान शाह की आंखों को नरमी से छूकर सर दोबारा यमान शाह के सीने पर रखकर सुकून से आंखें मूंद ली। मौसिम सर झुकाए नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहिब के कमरे में बैठा था। वो रात 12 बजे के करीब घर आया था।
हयात और आयत से मिलने से पहले वो नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहब से मिलना चाहता था। कमरे का दरवाज़ा नॉक किया तो अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन साहब ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें लगा शायद हयात होगी, कहीं आयत की तबीयत ना ख़राब हो गई। उनके पीछे ही नूर बेगम अपनी चादर लिए दरवाजे के करीब आई, मगर सामने मोहसिन चौधरी को आर्मी यूनिफॉर्म में देख दोनों ठटक कर रुके। पूरे 5 माह बाद सलाहुद्दीन साहब ने आज अपने बेटे को देखा था, वो भी आर्मी यूनिफॉर्म में। सीना फख्र से चौड़ा हो गया था, जबकि दिल खुशी से झूम उठा था, मगर चेहरे पर सर तासुरात सजाए ला ताल्लुक बनते साइड पर हुए तो मोहसिन ने तड़प कर सलाहुद्दीन साहब की पुश्त को देखा। तभी नूर बेगम ने आगे बढ़कर मोहसिन चौधरी का माथा चूमा तो मोहसिन के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। आर्मी कब ज्वाइन की थी? सलाहुद्दीन साहब के करख्त लहजे पर मोहसिन ने मासूम नज़रों से नूर बेगम को देखा। जब इंटर के बाद हायर स्टडी के लिए बैरून मुल्क गया था। मोहसिन के मुनमुना कर कहने पर सलाहुद्दीन साहब ने घूर कर उसे देखा। तो ट्रेनिंग क्या वहाँ की थी? सलाहुद्दीन साहब के सख्त लहजे पर मोहसिन ने गहरी सांस भरकर उन्हें देखा। नहीं, माँ जी ने मुझे आर्मी जाने से मना कर दिया था, मगर मैं टेस्ट दे आया था और वहाँ से लेटर आ गया, इसीलिए आपसे झूठ बोला कि बैरून मुल्क तालीम के लिए जाना, जबकि इस वक्त मैं PMA में ट्रेनिंग ले रहा था। ट्रेनिंग लेने के बाद 2 साल तक ड्यूटी की, जिसके दौरान कभी छुट्टी मिलती थी तो आ जाता था घर। और वो जो चीज़ें लाते थे बाहर से, वो कहाँ से आते थे? मोहसिन की बात पूरी होने से पहले ही अगला सवाल दागा गया तो मोहसिन चौधरी को लगा आज जाए फरार का कोई रास्ता नहीं। दोस्त से मंगवाता था। बगैरत इंसान अगर गए नहीं थे तो मेरे लाखों कहाँ डिबोए हैं? लाखों छोड़ो, 3-4 बार तो कभी 80, कभी 90 और 50 लाख करके पैसे लेता रहा है मुझसे कि मुझे वहाँ के डॉलरों का हिसाब नहीं। किस माँ पर उजाड़ते रहे हो? या वहाँ PMA का खर्चा तुम लाट साहब ने उठा रखा था? सलाहुद्दीन साहब तो जैसे आज ही सारे हिसाब विभाग करने बैठे थे। नूर बेगम कभी मुजरमों की तरह सर झुकाए बैठे बेटे को देखती और कभी गुस्से से गरजते सलाहुद्दीन साहब को। शहर में ऑर्फिंज बनाया था मैंने, यतीम बेसहारा लड़कियों के लिए। उनके लिए छोटे मोटे रोज़गार के इंतज़ाम में पैसे लगाए थे। मोहसिन के जवाब ने सलाहुद्दीन साहब के तने नकुश कम हुए, जबकि दिल बेटे के इस नेक काम को सुनकर फूले नहीं समा रहा था। बीवी बेटी की कोई खबर है? या निकाह और बच्ची दूसरों के आश्रय पर छोड़ने के लिए पैदा की थी? जानते भी हो 1 महीना पहले दोनों माँ बेटी सड़क के बीचों बीच खून में लथपथ बेजान पड़ी हुई थी। बेटी तुम्हारी की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि बच जाती, वो तो रब को रहम आ गया उसकी मासूम माँ पर, वरना उस वक्त यहाँ नहीं उसकी कब्र पर बैठे। सलाहुद्दीन साहब अभी बात मुकम्मल करते कि मोहसिन चौधरी ने तड़प कर उनकी बात काटी। बाबा प्लीज़ ऐसी बात तो ना करें मेरी बेटी के बारे में, मेरे किए की इतनी बड़ी सजा तो ना दे। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं कैसे ज़िंदा रह पाता? लहजे में तड़प लिए इल्तिजाइया लहजे में कहा तो सलाहुद्दीन साहब ने उनकारा भरा। वैसे ही पुत्र, जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हारे बगैर रोज़ जीती और रोज़ मरती है, जैसे पिछले 3 माह से उसकी जान सूली पर लटकी हुई है, वैसे ही जैसे वो माँ बेटी तकलीफ से गुजरी थी। थोड़ी शर्म हया हो तो डूब मरो मोहसिन। इन मासूम जानों को किस बात की सज़ा मिली है? इस बात की कि इन दोनों का तुम जैसे बेहिस शख्स से रिश्ता है। जाकर हालत देखो उन दोनों की, ना जिंदों में है ना मुर्दों में। इस हवेली में हयात की चहकने की आवाज़ें सुनकर, उसकी मासूम हरकतें देखकर हम बूढ़ों को ज़िंदगी का एहसास होता था, और अब जाकर देखो उन 2 के होते किस कदर सन्नाटे हैं। माँ की तकलीफ़ पर बेटी चीख चीख कर रोती थी तो बेटी की तकलीफ़ पर माँ मरने वाली हो जाती थी। जख्मों से चूर अस्पताल के बिस्तर पर लेटी तड़प तड़प कर तुम्हें पुकारती रही। हमारा दिल फटने वाला हो जाता था, मगर इन जनाब को तो कोई होश ही नहीं। सलाहुद्दीन साहब की इस बात पर तो नूर बेगम ने भी सर झुका दिया। कैसे नफ़ी करती, उनके सामने ही तो थी अपनी जान से अजीज़ बेटी की हालत। कितनी मुश्किल से संभाला था उसे। 1-2 दिन अपनी बेटी की तकलीफ़ पर रोने के बाद फिर से हयात के होंठों पर कुफल लग गया था। दर्द से बेहाल होती भी कुछ नहीं कहती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, ना सिर्फ आपसे बल्कि अपनी बीवी और बेटी के आगे भी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरे लिए आसानी कर दें बाबा, क्योंकि मैं जानता हूँ माँ बेटी तो मुझे जल्द माफ़ करने वाली नहीं, लेकिन आप तो प्लीज़ अपने बेटे की पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें। सलाहुद्दीन साहब के सामने घुटनों के बल नीचे बैठते इल्तिजाइया लहजे में कहा तो उन्होंने खामोश नज़रों से अपने गबरू जवान बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर हिजर की तकलीफ के आसार नुमाया थे। बड़ी हुई बियर्ड, माथे पर बिखरे बेतरतीब चॉकलेट ब्राउन सिल्की बाल, आंखों के नीचे स्याह हल्के, जबकि सेहत भी पहले की निस्बत गिरी गिरी महसूस हो रही थी। सलाहुद्दीन साहब के खड़े होने पर मोहसिन चौधरी ने अपना सर झुका लिया, मगर अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन साहब ने उसे ज़ोर से खींचकर गले लगाया तो मोहसिन चौधरी ने खुशगवार हैरत से उन्हें देखा और फिर सलाहुद्दीन साहब को खुद में भेजकर ज़मीन से ऊपर उठाया तो नूर बेगम मुंह पर चादर का पल्लू रखकर मुस्कुराने लगी। नम नज़रों से अपने बेटे को दिल में उसकी खुशी और लंबी उम्र की दुआ मांगी।
जा मोहसिन, हयात को मना ले, बहुत नाराज़ होगी तुझसे, अभी इतनी समझ नहीं उसे, अगर गुस्से में कुछ कह भी दे तो अपनी गलती की सज़ा समझकर या हयात से मोहब्बत की खातिर नज़रअंदाज कर दी। वैसे भी मेरी बेटी बहुत रहमदिल है, मगर जितना उसका दिल दुखा है तो नाराज़ होना उसका हक है। अब जा भी, मेरा मुँह क्या देख रहा है। नूर बेगम के कहने पर मोहसिन चौधरी ने सर इस्पात में हिलाया। एक बार फिर से सलाहुद्दीन साहब को गले लगाकर नूर बेगम के सर पर प्यार करता वहाँ से निकलता चला गया। अपने कमरे के बाद आकर कदम बेसाख्ता रुक गए थे। कपकपाता हाथ बढ़ाकर दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। धड़कते दिल के साथ कदम कमरे में रखे तो नाइट बल्ब की रोशनी में नजरें बेड पर लेटी दो मासूम जानों पर गई, जिन्हें देख मोहसिन चौधरी के दिल ने एक बीट मिस की। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके छोटे मगर मजबूत कदम लेता बेड के जानिब बढ़ा, जहाँ हयात सोगवार हुसन लिए स्याह लिबास में लंबे घने स्याह बालों को तकिए पर फैलाए, आंखें मूंदे जानिब आयत की तरफ करवट लिए, अपना दायां हाथ आयत के पेट पर रखे महवे ख्वाब थी। नज़रें हयात के खूबसूरत चेहरे से सिरकती आयत के नन्हे वजूद पर आ ठहरी तो मोहसिन चौधरी की आंखें बेसाख्ता नम हुई। आयत के बाएं जानिब बड़े तकिए को उठाकर साइड पर किया, अपनी बाएं टांग को फोल्ड करके बेड पर रखा, हाथ बढ़ाकर आयत से कंफर्टर उतारकर इस नन्हे वजूद को बाहों में भरकर अपने सीने में भेज लिया, जिस पर आयत ने कसमसा कर आंखें वाह करके दोबारा बंद कर ली। आयत के छोटे से वजूद को बाहों में थाम कर सामने किया तो अपने खून में शरारे फूटते महसूस हुए। माथे और तोड़ी पर स्टिचेस के निशान देख मोहसिन चौधरी को अपने दिमाग की शरेयानें फटती हुई महसूस हुई। कनपट्टी और गर्दन की रगें तन गई। अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों को सख्ती से मीचकर दोबारा खोलकर आयत के मासूम मगर कमज़ोर वजूद को देख अपने दिल में दर्द की ठेसें उठती महसूस हुई। झुक कर नरमी से अपने लब आयत के माथे पर रखे तो कहीं आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसार पर बह गए, जिन्हें साफ करने की जहमत किए बगैर मोहसिन चौधरी दीवाना वार अपनी बेटी को सीने में भेजे इस खूबसूरत एहसास को महसूस कर रहा था कि तभी मोहसिन चौधरी की सख्त गिरफ्त पर आयत की चीख गूंजी तो मोहसिन ने हड़बड़ाकर उसे अपने सामने किया और फौरन से बेड पर लिटाकर रोने की तैयारी करती आयत को देखा, जो अपनी आंखों को नन्हे नन्हे हाथों से मसलती गुलाबी होंठों को बाहर निकालकर फुल रोने के मूड में थी। मोहसिन ने एक नज़र हयात के वजूद पर डाली, जो गहरी नींद में सो रही थी, एक मासूम नज़र अपनी बेटी पर, मगर बेटी ने भी अपना बदला लेते इतनी ज़ोर से चिल्लाकर रोना शुरू किया कि मोहसिन हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठता। इससे पहले ही हयात आयत की चीख सुनकर उठ बैठी, बिखरे बाल, आंखों में नींद का खुमार लिए, सुर्ख डोरे, बिखरा सरापा, सोगवार हुस्न लिए वो पल में मोहसिन चौधरी के दिल की दुनिया हिला चुकी थी। जबकि हयात फटी फटी आंखों से अपने सामने बैठे मोहसिन चौधरी को देखती और कभी गला फाड़ कर रोती हयात को। हयात के सख्ते को महसूस करके मोहसिन चौधरी ने दूध की बोतल पकड़कर आयत के मुंह में डाली, आयत का सर तकिए पर रखकर बुरी तरह अपने लब कुचलकर खुद को हयात के सवालों के लिए तैयार किया, जबकि हयात आंखों में बेयकीनी लिए मोहसिन चौधरी को आर्मी यूनिफॉर्म में देख रही थी। अपनी जगह से खिसक कर मोहसिन की जानिब आई तो हयात की गायब दिमागी महसूस करके मोहसिन जी जान से हयात की जानिब मुतवज्जा हुआ। सम मोहब्बत से चूर दर्द भरे लहजे में सरगोशी करते अपनी मखरूती उंगलियों से मोहसिन चौधरी के चेहरे को छू कर यकीन करना चाहा तो हयात का लम्स अपने चेहरे पर पाते मोहसिन चौधरी ने अपनी आंखें बंद करके इस लम्स को रूह तक महसूस करना चाहा। हुक्म जाने सम हयात के हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर अपने लब हयात की हथेली पर सब्त करते शिद्दत से कहा तो हयात का सकता एकदम से टूटा। अपना हाथ एक झटके में मोहसिन चौधरी की गिरफ्त से आज़ाद करवाकर शिकवा कुना नज़रों से मोहसिन चौधरी को देखा। एक ही झटके में बेड से उतरकर भागने के अंदाज में वॉशरूम में जाकर बंद हो गई, जबकि मोहसिन चौधरी ने सख्ती से जबड़े भेजकर खुद पर काबू पाया, जबकि आयत अपनी मोटी मोटी आंखें पटपटाती खामोश नज़रों से टकर टकर इर्द गिर्द देखती और कभी मोहसिन चौधरी को जैसे देख मोहसिन चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वॉशरूम के दरवाजे से टेक लगाए ज़मीन पर नंगे पांव नजरें सामने दीवार पर टिकाए साकत बैठी थी। कितना तड़पी थी वो उस सितमगर के लिए। ख्वाबों में मोहसिन चौधरी को खुद से दूर जाता देख चीखते हुए वो नींद से जागती थी। कभी कभी तो अपनी सोचों और इन डरावने ख्वाबों से इस कदर डर जाती थी कि ऐसा महसूस होता था कि वो पागल हो रही है। अभी हयात इन्हीं सोचों में गुम थी कि वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। हयात, दरवाज़ा खोलो यार, अपने सम के साथ ऐसे करोगी? मैं पहले ही बहुत अजियत में हूँ चौधरी की जान, मुझे और आजमाइश में मत डालो। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो सज़ा दोगी मुझे कबूल होगी। दरवाजे से सर टिकाए आयत को अपने कंधे से लगाए इल्तिजाइया लहजे में कहा तो अगले ही पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, जिस पर मोहसिन को उम्मीद तो नहीं थी, मगर अपने सामने खड़ी हयात के चेहरे के स्पाट तासुरात देख मोहसिन ने सख्ती से अपने होंठ भींचे। हयात ने आगे बढ़कर आयत को ज़बरदस्ती मोहसिन के हाथों से थाम कर कदम बेड की जानिब बढ़ाए। मोहसिन खामोशी से हयात के रवैये का जायज़ा लेता रहा। इस कदर नाराज़ हो कि मुझसे कोई शिकवा भी नहीं करोगी? क्या मैं अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कह सकता?
हयात को पुश से अपने हसार में लेकर बोझे लहजे में सरगोशी करके चेहरा हयात के बालों में छुपाया। हयात ने एक नज़र अपनी गोद में लेटी आयत को देखा, जिसे अब भूख लगी थी। मोहसिन की मौजूदगी पर हयात ने बुरी तरह अपने लब कुचले। हयात की इस कदर नज़रअंदाज करने पर मोहसिन चौधरी को जब्त करना मुहाल लगने लगा। नज़रें हयात की गोद में लेटी मुंह बनाती आयत पर गई तो मोहसिन ने गहरी सांस भरकर हयात को देखा, जो नज़रें आयत के चेहरे पर टिकाए सर झुकाए बैठी थी। आप यहाँ से जाइए, मुझे आयत को फीड करवाना है। हयात की सपाट आवाज़ पर मोहसिन ने घूर कर हयात की पुश्त को देखा और हयात के सामने आकर बैठ गया। तो करवा लो फीड, मैंने तुम्हें रोका है क्या? आपके होते मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मेहरबानी फरमाकर आप यहाँ से चले जाइए। अगर नहीं जा सकते तो बता दें, मैं अपनी बेटी को लेकर अपने रूम में चली जाती हूँ। मोहसिन चौधरी को जवाब देने के साथ ही उठकर वहाँ से जाना चाहा तो मोहसिन ने हयात का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर उसे बेड पर दोबारा बिठाया। टांगे तोड़ दूंगा अगर एक कदम भी कमरे से बाहर रखा। नाराज़गी जताओ या गुस्सा करो, मगर रहना तुम्हें इसी कमरे में है हयात बीबी, और ऐसी की तैसी तुम्हारे अनकंफर्टेबल की बीवी हो मेरे बच्चे की माँ। तो अब मेरे सामने ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। मैंने हर बार तुम्हारी बिला वजह की बकवास को बर्दाश्त किया हयात, और मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुका हूँ। मेरा जब्त मत आजमाओ, जल्द फीड करवाओ, इसके बाद मुझे तुमसे बात करनी है। हयात की चादर उठाकर उसके गिर लपेटते सर लहजे में कहकर अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वापस आया तो हयात और आयत दोनों फिर से गहरी नींद सो रही थी, जिसे देख मोहसिन चौधरी ने गहरी सांस भरी और आयत को साइड पर करके दरमियान में लेटकर अपने दाएं हसार में हयात को लिया, जबकि बाएं जानिब सोई आयत को कमर से थामकर अपने सीने पर लेटाया। आयत के मासूम चेहरे से होती नजरें हयात के चेहरे पर आई तो हयात की गर्दन के दाएं जानिब स्टिचेस के निशान देख मोहसिन चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भेजकर इश्तियार पर काबू पाया। दिल किया उस शख्स को कब्र से निकाल कर उसका वजूद गोलियों से छलनी कर दे। अपना बाजू हयात की कमर के गिर लपेट कर हयात को खुद में भेजते आंखें मूंद कर इस सुकून को रूह तक महसूस किया। 1.5 माह हो चुका था मोहसिन को आए। हयात की बेरुखी हनूज वैसे ही कायम थी, जबकि नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहिब उम्रा पर 3 माह के लिए चले गए थे। नूर बेगम जाते हुए हयात को समझा कर गई थी, जिस पर हयात ने उनके सामने खामोशी से सर झुका दिया, मगर कहा कुछ नहीं। मोहसिन चौधरी ने कई बार हयात से बात करने उसे मनाने की कोशिश की, मगर वो हर बार उसे नज़रअंदाज कर जाती थी। पहले तो गुस्से में मोहसिन ने भी हयात को उसके हाल पर छोड़ दिया था, मगर अब गुजरते हर दिन के साथ हयात की खामोशी मोहसिन चौधरी को बुरी तरह खुलने लगी थी। मोहसिन हवेली आया तो मतलाशी नज़रें हयात और आयत को ढूंढने लगी। अभी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता कि डाइनिंग हॉल से आती आवाज़ों को सुनकर बढ़ते कदम रुके। मामा की जान सिरिलैक खाएगी, लेकिन मामा तो नहीं देगी, क्योंकि ये तो मामा को पसंद है ना, तो मामा खुद ही खाएगी। आयत को गुदगुदाते हंसते हुए कहा तो आयत की खिलखिलाहटें गूंज उठी। मामा की जान को हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। गंदा बेबी मामा की बातों पर ऐसे हंसता है, शम्मी नहीं आती आयत को मामा का मजाक बनाते हुए। आयत की छोटी छोटी कलाइयों को थामते मसनूई गुस्से से कहा तो आयत ने होंठ बाहर निकालकर रोनी शक्ल बनाकर आयत को देखा। इससे पहले आयत रोती, हयात ने कैका लगाकर उसे खुद में भेज लिया, जिस पर आयत खिलखिलाकर हंसी, जबकि दरवाजे से टेक लगाए। ये मंजर देखते मोहसिन चौधरी को अपने रगों पे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। वो जब से आया था आज पहली बार हयात को यूं खुलकर बातें करते देख रहा था, वरना मोहसिन चौधरी के सामने आते ही हयात चुप का कुफल होंठों पर लगा लेती थी। अपनी बेटी से तो मोहसिन चौधरी की मोहब्बत देखने लायक थी। इस 1.5 माह में वो इस कदर मोहसिन चौधरी से मानूस हो गई थी कि अगर कुछ देर तक मोहसिन चौधरी ना दिखता तो रो रो कर हवेली सर पर उठा लेती। इसी वजह से मोहसिन दिन में कहीं बार हवेली चक्कर लगाता रहता था या कहीं बार वीडियो कॉल कर लेता था। कभी कभी तो हयात उकता कर मोहसिन को ब्लॉक कर देती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ब्लॉक करने के बावजूद वो कैसे फ़ोन कर लेता था। अब तो वो ब्लॉक करके भी थक चुकी थी। इतनी मोहब्बत मुझसे भी कर लो, आई प्रॉमिस मैं मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा, बस खामोशी से तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारे लम्स को महसूस करता रहूँगा। अगर तुम्हें शर्म आएगी मुझसे ऐसे मोहब्बत करते तो मुझे करने दो, मेरा मजाक भी बना लो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। हयात को अपने हसार में लेकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो मोहसिन चौधरी की गर्म सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करके हयात को अपनी टांगों पर खड़े रहना मुहाल लगने लगा। आयत को गले से हटाकर लगाकर झटके से रुख बदलकर मोहसिन चौधरी को देखा। नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत, समझे आप? और किस बात का वादा कर रहे हैं आप? शायद आप जानते नहीं, आप ऑलरेडी मेरी मोहब्बत, मेरी ज़ात का मजाक बना चुके हैं। अब और कितना बनाएंगे? जब दिल करता है पास आ जाते हैं, जब दिल करता है छोड़ कर चले जाते हैं। आप आखिर मुझसे चाहते क्या है मोहसिन? उकता गए हैं मुझसे, दिल भर गया है, तो छोड़ क्यों नहीं देते? इतने दिनों की भड़ास आज निकली थी, जिसे मोहसिन खामोशी से सुन रहा था।
मगर हयात की आखिरी बात पर मोहसिन चौधरी का हाथ उठा और हयात के चेहरे पर निशान छोड़ता चला गया। मोहसिन चौधरी के थप्पड़ पर हयात को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता महसूस हुआ। अभी वो लड़खड़ा कर गिरती कि मोहसिन चौधरी ने हयात को कंधों से दबोचकर खड़ा किया। आयत को हयात से छीनकर बाहर गया और मुलाजमा को आयत को रूम में ले जाने का कहकर पढ़कर वापस आया। डाइनिंग हॉल का दरवाज़ा बंद करके एक ही जस्त में हयात के करीब पहुंचा, जो अपने गाल पर हाथ रख के सख्ते की कैफियत में खड़ी थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? हाँ, नहीं है मोहब्बत तुम्हें? इस दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है? हयात के सीने पर हाथ रखकर घरा कर कहा तो हयात मोहसिन चौधरी की इस तरह घराने पर उछलकर 2 कदम पीछे हुई, जिस पर मोहसिन चौधरी ने सख्त नज़रों से हयात को घूरते हयात को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर दीवार से पिन किया। अगर इस दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं तो ये दिल भी किसी काम का नहीं। मुझे तो तुमसे तुम्हारी रूह से मतलब है ना। अगर दिल मुझसे मोहब्बत करने वाले दिल के साथ एक्सचेंज भी करना पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है। सर नज़रों से हयात को घूरते अपने हाथ की पुश्त हयात के दिल के मकाम पर फेरते सर्दो सपाट लहजे में कहा तो हयात को अपनी जान निकलती महसूस हुई। खुश्क पड़ते हलक को तर करते बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर वो बकवास क्या सोच कर रही थी? पागल नज़र आता हूँ मैं तुम्हें? पिछले 1.5 माह से दिन रात तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे इतने करीब होकर भी अपने शौहर होने का हक नहीं जता रहा। खुद पर जब्त के सख्त पहरे बिठाए बैठा हूँ। अभी भी तुम्हें लगता है मेरा दिल भर गया है? ये बकवास सोच आई कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? अपने बारे में क्या ख्याल है? कितनी बार नाराज़ होकर धुतकार चुकी हो? क्या मैंने एक भी बार कहा कि मुझसे दिल भर गया तुम्हारा? तो तुम क्या सोचकर हर बार ये बात इतनी आसानी से कह जाती हो? हयात की कमर पर अपनी उंगलियां गाड़ते दबे दबे लहजे में घरा कर कहा। एक नज़र हयात के आंसू से तर चेहरे को देख जबड़े भींचकर खुद पर काबू पाया। एक ही झटके में हयात को छोड़कर लंबे लंबे डंग भरता वहाँ से निकलता चला गया। मोहसिन चौधरी के जाने के बाद दीवार से टेक लगाए ज़मीन पर बैठती चली गई। आंखों से गर्म स्याल बहता रुखसारों को भगो रहा था। डाइनिंग हॉल की खामोशी में हयात की दबी दबी हिचकियों की आवाज़ गूंज रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर यह मंजर देखते मोहसिन चौधरी ने कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। तो क्या प्लान है फिर? आप लोगों का कितने माह तक रुकेंगे आप लोग? ईमान शाह ने खाना खाते हुए शाइस्ता से इस्तफार किया। शाइस्ता बेगम और मुकर्रम शाह ने सलाहुद्दीन साहिब लोगों के साथ उम्रे पर जाना था, मगर उनका कुछ वीज़े का इशू था जो अब क्लियर हो चुका था और अब इन दोनों मियाँ बीवी का उम्रा पर जाने का प्लान था। नेक्स्ट वीक की फ़्लाइट है हमारी। हमने तो सोचा था कि तुम दोनों भी साथ चलोगे तो अच्छा हो जाता, मगर अब तुम दोनों नहीं जाना चाहते तो मर्ज़ी है। मुकर्रम शाह ने खाना खाते तंजिया लहजे में ईमान शाह को देख कर कहा तो ईमान शाह ने मुंह बसोर अपने बाप को देखा, जिनकी नज़र में वो आज भी एक नलायक औलाद ही था। आप बुज़ुर्गों में हम लोगों का क्या काम? हम भी इंशाल्लाह जल्द चलेंगे। चौधरी ने प्लान बनाया हुआ है, बस 1-2 माह तक हम लोग भी एक साथ जाएंगे। चलो जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी। मोहसिन तुम्हारे साथ होगा तो हमें भी तसल्ली होगी, वरना जिस तरह पहले 5 माह गायब रहे थे वहाँ जाकर फिर कहीं गायब ना हो जाओ। मुकर्रम शाह के फिर से किए गए तंज पर ईमान शाह ने मुंह बसोर कर शाइस्ता बेगम को देखा, जो चेहरा झुकाए मुस्कुराहट छुपाने में मसरूफ़ थी, जबकि अरूब मुस्कुराती नहीं खाना खाने में मसरूफ़ थी। अरूब को सख्त नज़रों से घूर कर ईमान शाह मुकर्रम शाह की जानिब मुतवज्जा हुए। आप यूँ मेरी बीवी के सामने मेरी इज़्ज़त अफजाई नहीं कर सकते। ईमान शाह ने एहतजाज किया तो मुकर्रम शाह का बुलंद कहका गूंजा। कुछ साल पहले ये बात तुम अरूब से कहते थे कि वो हमारे सामने तुम्हारी इज़्ज़त अफजाई नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन ये मेरी बीवी बनेगी और आप तब मेरा रिकॉर्ड लगाएंगे। ईमान शाह ने ढीठों की तरह कंधे अचका कर कहा तो अरूब ने घूर कर उसे देखा। तो क्या अब अकेले में अरूब को तुम्हारी इज़्ज़त अफजाई करने की इजाज़त है? शाइस्ता बेगम ने भी उनकी नोक झोंक में हिस्सा लेते हुए पूछा तो ईमान शाह ने एक मुस्कुराती नज़र अरूब पर डाली तो अरूब को अपने गिर्द खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। अकेले में क्या, मैंने तो सरेआम सब कुछ करने की इजाज़त दी हुई है, बस आपकी बहू को ही शर्म आती है। मेरी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं। क्यों बेगम? शाइस्ता बेगम को जवाब देकर अरूब का गाल खींचा तो अरूब ने खूनख्वार नज़रों से ईमान शाह को देखा, जबकि शाइस्ता बेगम तो सवाल करके पछताई थी। मैंने बताना था कि हम आप लोगों के जाने के बाद अपने सेकंड हनीमून पर फार्म हाउस जा रहे हैं। चौधरी अपनी फैमिली के साथ आएगा। उरू और हयात काफ़ी टाइम से नहीं मिली तो इसीलिए हमने ये प्लान किया है। हम ठीक है, जैसे तुम बच्चों को ठीक लगे, मगर हमारे लौटने तक वापस आ जाना। पहले ही तुम दोनों के बिना हमारा दिल नहीं लगता, काट खाने को दौड़ता है ये घर। डोंट वरी मॉम, आप लोगों की वापसी तक सिर्फ हम लौट ही नहीं आएंगे, बल्कि इस घर के सन्नाटों को ख़त्म करने का पूरा इंतज़ाम करके ही आएंगे। फिर मेरे छोटे छोटे चूज़े सारा दिन आपके और बाबा के आगे पीछे दादा दादी करते रौनक लगाए रखेंगे।
यमानशाह की बात पर शाइस्ता बेगम और मुकर्रम शाह का कहका गूंजा, जबकि अरूब ने अपना सुर्ख होता चेहरा प्लेट पर झुका लिया। सबके खाना खाने के बाद अरूब ने मुलाजमा के साथ मिलकर बर्तन किचन में रखवाए और चाय बनाकर मुलाजमा के हाथ शाइस्ता बेगम के रूम में भेजी कि तभी यमानशाह अरूब के पीछे किचन में चला आया। एक नज़र अरूब की पुष्ट पर डालकर फ्रिज खोलकर स्ट्रॉबेरी निकालकर उसके छोटे पीस किए और उसमें न्यूट्रेला मेल्ट करके डाली, जबकि अरूब ने एक नज़र यमानशाह को देखा जो मसरूफ़ सा स्ट्रॉबेरीज चॉकलेट लगा रहा था। अरूब ने सर झटककर अपने और यमानशाह के लिए चाय कपों में डाली। इट्स डन, चलो बेगम इधर आओ। बाउल को थामकर आंखें छोटी करके गौर से देखते अरूब को पुकारा तो अरूब ने चौंक कर यमानशाह को देखा। क्या मतलब, किधर आऊँ? अरूब ने हैरत से इस्तफार किया तो यमानशाह ने घूर कर अरूब को देखा। बाउल काउंटर पर रख कर कदम अरूब की जानिब बढ़ाए, अरूब को कलाई से पकड़कर काउंटर के करीब लाकर खड़ा किया। एक तो मैंने हम दोनों के लिए इतनी मोहब्बत से स्वीट डिश बनाई है और तुम हमेशा की तरह फालतू सवाल करके मेरा दिमाग घुमाने की कोशिश कर रही हो। ये देखो और चख कर बताओ कि कैसी है। बाउल उठाकर अरूब के सामने किया तो अरूब ने ना समझी से यमानशाह को देखा। स्ट्रॉबेरी पहले बहुत बड़ी थी जिसके तुमने इतने टुकड़े कर डाले हैं। ओह, मैं सदके जाऊँ कि इस स्वीट डिश को बनाते आपके नाजुक हाथ तो नहीं थक गए? इतनी मेहनत वाला काम आपने क्यों किया मेरे सरताज, इस नाचीज़ के लिए? मासूमियत से आंखें पटपटाते तंज किया तो यमानशाह ने घूर कर अरूब को देखा। छोटे टुकड़े इसलिए किए क्योंकि मैं सब्र नहीं कर सकता था। मेरे हाथ तो नहीं, मगर आज तुम्हारी नाजुक जान ज़रूर थकने वाली है। एंड लास्ट थिंग, ये मेहनत तुम्हारी नहीं मेरे लिए थी, क्योंकि आज मैं अपनी फेवरेट डिश स्वीट डिश को कुछ अलग तरीके से खाना चाहता हूँ। चॉकलेट में डीप हुई स्ट्रॉबेरी को अपनी उंगलियों में थाम कर अरूब के होंठों के दरमियान ज़बरदस्ती रखते आंख विंग करके कहा और फिर अरूब को समझने का मौका दिए बगैर अरूब के होंठों पर झुकाया, जबकि इस अचानक अवतार पर अरूब हक दक सी फटी आंखों से खुद पर झुके यमानशाह को देखा, जो पूरी शिद्दत से अरूब के होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिए अरूब की मशहूर कुन सांसों की खुशबू को खुद में डेलता बहक रहा था। अरूब के बिगड़े तनफ्फुस को महसूस करके अपने होंठ अरूब के होंठों से जुदा किया तो अरूब ने हाँफते हुए सर यमानशाह के कंधे से टिका दिया। अरूब की तेज़ धड़कनों के शोर को अपने सीने पर महसूस करके यमानशाह के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। अरूब की कमर के गिर्द हाथ लपेटकर उसे अपने कंधे पर उठाया और बाउल हाथ में पकड़कर कदम रूम की जानिब बढ़ाए। अरूब को बेड पर लिटाने के बाद अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर उछाली तो अरूब ने अपने खुश्क पड़ते होंठों को तर करके खुद पर झुकते यमानशाह को देखा। देखो मान, तुम पहले ही मुझे इस 1.5 माह में हद से ज़्यादा तंग कर चुके हो। मेरी किसी मजामत को तुम खातिर में नहीं लाते, मगर अब तुमने ये चीप हरकत की तो मुझसे बात मत करना। फ़ोन करने वाले अंदाज में कहकर उठना चाहा तो यमानशाह ने अरूब को कंधों से थामकर बेड पर लिटाया। अभी बाहर कहा मैंने, मामा से सुना नहीं। उनके आने से पहले हमें उनके लिए पोता पोती का इंतज़ाम करना है, इसलिए खामोशी से मेरा साथ दो। साथ ना भी दो, बस खामोशी इख्तियार कर लो। मजामत तो तुम्हारी वैसे भी कोई काम नहीं आने वाली, कंधे अचकाकर जवाब देते बिना अरूब को समझ का मौका दिए अरूब की दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में लेकर उसके होंठों पर झुकता चला गया। यमानशाह की शिद्दत भरे लम्स पर अरूब को लगा जैसे किसी ने दहकता हुआ कोयला उसके होंठों पर रख दिया। अरूब के बिगड़े तनफ्फुस को महसूस करके यमान पीछे हटा, बाउल में मेल्ट हुई चॉकलेट को अपनी उंगलियों पर लगाकर लंबे लंबे सांस लेती। अरूब को देखकर होंठ का किनारा दांतों तले दबाया। मान, मैं सर फाड़ दूंगी, हटाओ इसे। यमानशाह की उंगलियों को अपने चेहरे पर गर्दन तक महसूस करके चिल्लाकर कहा, मगर यमानशाह बिना ध्यान दिए अपने काम में मसरूफ़ रहा। एक नज़र अरूब के गुस्से से लाल पड़ते चेहरे को देखा, पूरे शिद्दत से अपना लम्स अरूब के चेहरे पर और गर्दन पर छोड़ने लगा। अपने हाथों से लगाएगी चॉकलेट को होंठों से चुनते अरूब को अपनी ज़ात में गुम करता चला गया। अरूब ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर यमानशाह को देखा, जो सारी रात किसी आवारा बादल की तरह अरूब को अपनी मोहब्बत की बारिश में पूर पूर भिगोता रहा था। अपनी मखरूती उंगलियों से यमानशाह के चेहरे को छूते अरूब ने अपने लब यमानशाह की घनी मूंछों पर रखे तो यमान ने कुर्बत का खुमार लिए सुर्ख आंखों को वार करके अरूब को देखा, जिसे देख अरूब ने महसूस अंदाज में कंफर्टर को अपने कंधों के गिर्द लपेटकर फासला कायम करना चाहा, मगर इससे पहले ही यमानशाह ने अरूब की कमर के गिर्द बाजू लपेटकर उसे खुद में भेज लिया। अरूब के कंधों के गिर्द लपेटे कंफर्टर को हटाया तो नज़रें अरूब की गर्दन और कंधों पर अपने शित्तों के निशान पर गई। झुककर नरमी से निशानों को छूकर अरूब को खुद में भेज लिया। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा फार्म हाउस जाने का। अरूब के मुंह बसूर का कहने पर यमानशाह ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। क्यों बेबी, वहाँ जाने का क्यों दिल नहीं? मेरी हरकतों का क्या लेना देना फार्म हाउस से? मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते मासूम शक्ल बनाकर पूछा तो अरूब ने दांत किचकिचाकर यमानशाह को देखा।
सारा लेना देना ही तुम्हारी इन छिछोरी हरकतों का है। हनीमून के नाम पर तो अपनी मनमानी करने का और मौका मिल जाएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ मान, तुम मुझे वहाँ बिल्कुल तंग नहीं करोगे। मैं सुकून से रहना चाहती हूँ, आयत के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वापस आकर जितना चाहो तंग कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ईमान शाह का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। तो ईमान शाह ने ना के अंदाज में सर हिलाया तो अरूब ने खून खवार नज़रों से उससे घूरा। अपनी चचोरी हरकतों के लिए मुझे हनीमून के नाम के मौके की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारा मेरे नाम का होना ज़रूरी है और वो तुम हो। इसीलिए मैं जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी चला सकता हूँ, कंधे अचकाकर जवाब दिया। तो अरूब ने एक नज़र ईमान शाह के चेहरे को देख गुस्से से करवट बदली तो ईमान शाह ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। अगर तुम गलत ना समझो तो मैं एक बात कहूँ। अरूब के कंधे पर थोड़ी रख कर अपना सार अरूब के गिर्द बांध कर अरूब के पुश्त को सीने में भेजते इजाज़त तलब लहजे में सवाल किया तो अरूब ने सर इस्पात में हिलाया, जबकि अपने पहलू पर रिंग थी। ईमान शाह की बेबाक उंगलियों के लम्स पर रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई, मगर वो लापरवाह बना अपनी कहने में मसरूफ़ था। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता अरूब, तुम्हारी जॉब मेरा फ़ख्र है, मगर तुम्हारे मामले में खुद गर्ज हूँ मैं। उसे रिक्वेस्ट समझो या हुक्म, ये जॉब छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ अगर मुझे अपने हिस्से की ड्यूटी के साथ तुम्हारे हिस्से की भी ड्यूटी करनी पड़े मैं उफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं हर वक्त इस खौफ में मुब्तला नहीं रह सकता कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम्हारी छोटी सी तकलीफ़ मेरी रूह तक लर्जा देती है। अगर तुम मुल्क की खिदमत ही करना चाहती हो तो मैं कभी नहीं रोकूंगा। चौधरी के ऑर्फिंज को संभाल लो, तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ अलग से बनवा दूंगा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना लेते हैं, तुम उसे संभाल लेना, या कुछ भी जो तुम कहो। मगर मैं तुम्हें हथियार थामे दुश्मन के सामने खड़ा होते नहीं देख सकता। तुम्हारे वजूद को खून में लथपथ देखने का हौसला नहीं है मुझ में, अपने बच्चे को एक और बार खोने का हौसला नहीं है मुझ में। तुम्हारी बात आती है तो मैं एक आम सा इंसान खुद को महसूस करता हूँ जिसकी नज़र में अपनी बीवी बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं, मगर मैं वादा करता हूँ री, कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जहाँ मैं कमज़ोर पड़ूंगा तुम्हारा ही सहारा लूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाऊँ, कैसे अपनी फीलिंग को बयान करूँ कि तुम्हें इस दिन खून में लथपथ देख मेरे दिल पर क्या गुजरी। मैं वो सब दोबारा देखने का हौसला नहीं रखता अरूब, प्लीज़ समझो यार मुझे। अरूब की गर्दन में चेहरा छुपाए नम लहजे में सरगोशी की। अरूब कुछ देर तो कश्मकश का शिकार रही, बुरी तरह लब कुचलते नज़रें गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थी। अपने कंधे पर ईमान शाह की दहकती सांसों को महसूस करके अपने पहलू से ईमान शाह के हाथ हटाकर रुख बदल कर चेहरा ईमान शाह के चेहरे के करीब किया। तुम रिक्वेस्ट ना भी करते, सिर्फ हुक्म भी करते तो ईमान शाह मैं कभी नहीं इनकार करती तुम्हें। मुझे सिर्फ अपने मुल्क को सर्व करना है, तरीका चाहे जो भी हो। मैं गरीब बच्चों को तालीम देकर उन्हें उनके कदमों पर खड़ा करना चाहती हूँ। मैं गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मगर अपने वादे पर कायम रहना। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, कहाँ हो, किस मिशन पर हो, सब कुछ बताओगे। मैं ड्रैगो की टीम का हिस्सा रहना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती मान। मुझे अगर कभी लगा कि मुझे यहाँ तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम मुझे रोकोगे नहीं। इनकार मत करना, तुम्हारे होते मुझे कुछ नहीं होगा मान। मैं तुम्हारी मान रही हूँ तो अब तुम भी मेरी मानो। ईमान शाह को इनकार करता देख टोकते हुए कहा तो ईमान शाह ने मुस्कुराकर सर इस बात में लाया तो अरूब के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। ईमान शाह के कंधे पर हाथ रखकर उसे तकिए पर सीधा लिटाकर खुद उस पर झुकाए तो ईमान शाह ने मुस्कुराती नज़रों से अरूब के खूबसूरत चेहरे को देखा। अरूब की कमर के गिर बाजू लपेटकर अपने सीने में भेज लिया। जान लेने का इरादा है क्या? ईमान शाह ने एक दफ़ा पहले का कहा गया जुमला कहा तो अरूब ने झुककर नरमी से ईमान शाह के चेहरे को नखूश को मोहब्बत से छुआ। जान भी मेरी, बंदा भी मेरा, तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। ईमान शाह की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते शोख लाजे में कहा तो ईमान शाह ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। अरूब की नज़रें अपने होंठों पर महसूस करके ईमान शाह ने खुमार लून नज़रों से खुद पर झुकी अरूब को देखा। तभी अरूब ने आंखें उठाकर ईमान शाह की आंखों में अपनी खुमार आलूद नज़रें गाड़कर ईमान शाह के होंठों पर झुक गई। कतरा कतरा एक दूसरे की सांसों को खुद में अंडेलते वो दोनों जज्बात के ठाठे मारते समंदर में एक दूसरे की कुर्बत में बहते चले गए। कमरे की मायनी खेज खामोशी में दोनों की धौंकनी की मानी चलती सांसों का शोर बरपा था। खिड़की से झांकता चांद मोहब्बत के इस अंदाज पर शर्माकर बादलों की ओट में छुप गया। नाराज़गी तो हयात की मोहसिम चौधरी को अपने सामने देखकर ही ख़त्म हो गई थी, मगर वो इस तकलीफ़ से दोबारा नहीं गुजरना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर वो नाराज़ रहेगी तो मोहसिम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मोहसिम चौधरी का दूर जाने का डर दिल में बुरी तरह कुंडी मारकर बैठ गया था। दिन भर मोहसिम चौधरी को इग्नोर करने के बाद जब वो रात को सोता था तो पैरों बैठकर मोहब्बत से मोहसिम चौधरी के चेहरे को नकूश को अपनी आंखों के रास्ते दिल में उतरती रहती। कभी हिम्मत करके अपनी मखरूती उंगलियों से मोहसिम चौधरी के नकूश को छू कर उसके करीब होने के एहसास को शिद्दत से महसूस करती,
मगर उस दिन वो न जाने में मोहसिन चौधरी को नाराज़ कर बैठी। रात जब मोहसिन ने उसे तंग करने की खातिर अपनी शर्ट उतारी तो हयात की नज़रें सीने पर लगी गोली के निशान पर गई थी, जिसे देख हयात को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। रात को वो कनपट्टी पर मौजूद निशान को तो देख चुकी थी, मगर उसे देख हयात को खुद पर और मोहसिन पर शदीद गुस्सा आया था। वो किस कदर तकलीफ में था और वो यहाँ सिर्फ अपनी तकलीफ का रोना रो रही थी। इस बात का गुस्सा बहुत गलत तरीके से मोहसिन चौधरी पर उतारा और इसके नतीजे में मोहसिन चौधरी की नाराज़गी मोल ले ली। अब पिछले 2 हफ्तों से मोहसिन हयात की ज़ात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था, जबकि आयत हयात से ज़्यादा अब मोहसिन चौधरी से अटैच हो गई थी। दिन रात वो मोहसिन चौधरी के पास ही होती थी। वो घर हो या घर से बाहर, आयत मैडम का अपने बाबा के साथ होना लाजिम था। आज वो लोग यमान शाह के फार्म हाउस आए थे। यहाँ भी मोहसिन की आयत के साथ सर्द मैरी वैसे ही कायम थी। यमान और अरूब के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल रवैया रखता और हयात इसकी वजह भी जानती थी कि मोहसिन चौधरी को पसंद नहीं था कि उनका रिश्ता किसी भी तरह से डिस्कस हो। अरूब के साथ फार्म हाउस और उसकी बैक साइड पर ग्रीन हाउस देखते हयात अभी फ्री हुई थी। अभी वो कमरे में फ्रेश होने के लिए आती कि अरूब ने आयत को उससे ले लिया, जिस पर हयात मुस्कुराकर खामोशी से अपने कमरे में आ गई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो नाक के नथनों से गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू टकराई। स्विच बोर्ड को तलाश करती जैसे ही कदम आगे बढ़ाए तो पाँव तले नरम सा एहसास महसूस हुआ। अभी आयत कुछ समझती कि रूम का दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। अपने गिर्द फैलती मोहसिन चौधरी की मखसूस खुशबू को महसूस करके हयात को अपनी जान निकलती महसूस हुई। मोहसिन चौधरी ने आगे बढ़कर हयात को अपने कंधे पर उठाया और अंधेरे में चलते ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। हयात को नीचे उतार कर लाइट ऑन की तो नज़रें हयात के खून छलकाते चेहरे पर गई, जिसे देख सर झटक कर मोहसिन चौधरी ने कबर्ड से रेड ड्रेस निकालकर लाइट्स एक बार फिर बंद कर दी। क्या कर रहे हैं? मैं खुद। मोहसिन चौधरी की उंगलियों के लम्स को अपनी कमीज़ की जिप पर और फिर उसे उतारते महसूस करके हयात ने तड़प कर कहा, जस्ट शट अप हयात, एक लफ्ज़ ना सुनूं मैं। अब अपने रिश्ते को तुम्हारे बिला वजह के डर की नज़र नहीं कर सकता। जितना टाइम तुम्हें देना चाहिए था दे चुका हूँ। अब अगर एक लफ्ज़ भी कहा ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा। जब तुम्हारा डर रात मेरे सोने के बाद ख़त्म हो जाता है, मोहब्बत जाग जाती है, तो फिर इस ड्रामे का मकसद? दबे दबे लहजे में घर आकर का और हयात की मज़ामत को किसी खातिर में लाए बगैर उसे अपनी लाई की ड्रेस पहनाकर कंधे पर डालकर कमरे में वापस आया। हयात को ज़मीन पर खड़ा करके अपनी पैंट की पॉकेट से रिमोट निकाल कर बटन प्रेस किया तो रूम में फेरी लाइट्स की रोशनी बिखर गई। हयात की नज़रें अपने अतराफ में गई तो आंखों में चमक उतर आई। कमरे के फर्श को गुलाब के फूलों से छुपा दिया गया था। बेड की चादर फूलों की चादर तले छुपी हुई थी, जबकि दरमियान में पड़े टेबल पर रेड वेलवेट केक पड़ा हुआ था, जिसके अतराफ में सफ़ेद गुलाब के फूल और टेबल के गिर्द फेरी लाइट्स लगी हुई थी। अतराफ से होती नज़रें अपने बाएं जानिब खड़े मोहसिन चौधरी पर गई तो दिल धक से रह गया। वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने, चॉकलेट ब्राउन सिल्की बाल हमेशा की तरह माथे पर बेतरतीबी से बिखरे, चेहरे पर खतरनाक तासुरात सजाए हयात को घूर रहा था। हयात के देखने पर अपने कदम ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ाए, वहाँ से लिपस्टिक और परफ्यूम उठाकर मजबूत कदम लेता हयात की जानिब आया, जिसे देख हयात को अपनी सांसें खुश्क पड़ती महसूस हुई। इससे पहले हयात पीछे हटती, मोहसिन ने एक ही जस्ट में करीब पहुंचकर हयात की कमर के गिर्द बाजू लपेटकर उसे खुद में भेज लिया। टेबल पर परफ्यूम रखकर लिपस्टिक पकड़कर एक हाथ से हयात का जबड़ा अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर हयात के होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाकर पीछे हटा, जबकि मोहसिन चौधरी की सख्त गिरफ्त पर हयात को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। परफ्यूम उठाकर हयात की गर्दन पर करते उसे दूर उछालकर हयात को अपने हसार में लिया। हयात के लर्ज़ते वजूद की परवाह किए बगैर चेहरा हयात की गर्दन में छुपाकर गहरी सांस भरी तो हयात ने बेसाख्ता झरझरी ली। दिल तो मेरा कर रहा है तुम्हारी जान ले लूँ हयात, इतने दिन मुझे खुद से दूर रखने के लिए, मगर फिर अपनी बेटी का ख्याल आ जाता है। मगर जान तो आज मैं तुम्हारी लेने का इरादा रखता ही हूँ, मगर अपने तरीके से। मगर इससे पहले तुम्हें याद दिला दूँ कि आज तुम्हारे शौहर की बर्थडे थी, जिसे भूले तुम अपनी नाराज़गी जताने में मसरूफ़ थी। हयात की गर्दन पर अपने दांत गाड़ते दबे दबे लहजे में घर आकर कहा तो हयात ने तड़प कर मोहसिन चौधरी का हसार तोड़ना चाहा। मोहसिन चौधरी की सख्त गिरफ्त पर हयात को अपनी पसलियाँ टूटती हुई महसूस हो रही थी। मुझे याद था सच्ची मैंने आप ही से कहा था कि मुझे केक बनाना है, मैं इसीलिए जल्दी रूम में आई थी कि फ्रेश होकर हयात अभी अपनी बात मुकम्मल करती कि मोहसिन चौधरी के दांतों का दबाव अपनी कॉलर बोन से नीचे महसूस करके कराह कर रह गए। बाहर में गया केक, तुम मेरे पास आई, मुझे विश किया, आज के दिन ही मुझे मनाने की कोशिश कर लेती है हयात। मगर खैर, आज तुम्हारे दिमाग के सारे ढीले हुए स्क्रू को कसने का इरादा है मेरा। आज जिस अंदाज में तुम्हारी नाराज़गी और खुद से ख़त्म करूँगा, इसके बाद नाराज़ होने से पहले 1000 बार सोचोगे।
हयात का चेहरा अपने चेहरे के करीब करते सर्द लहजे में कहकर हयात को रुख बदल कर पुश्त अपने सीने से लगाए और कदम टेबल की जानिब बढ़ाए। हयात का हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर केक काट कर छुरी टेबल पर रखी। खिलाओ मुझे। मोहसिम के सर लहजे पर हयात ने कपकपाते हाथों से केक का टुकड़ा उठाकर मोहसिम चौधरी के होंठों पर रखा तो मोहसिम ने केक समेत हयात की उंगलियों को दांतों तले दबाया तो हयात ने नम नज़रों से मोहसिम चौधरी को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। हाथ बढ़ाकर केक उठाकर आयत के होंठों के करीब किया तो हयात ने सहमी नज़रों से मोहसिम को देखा। होंठ वाक यही थे कि मोहसिम चौधरी एक कदम के फासले को समेटता हयात के होंठों पर शिद्दत से झुक गया। हयात की ड्रेस की जिप को एक झटके में खोल रुख कंधों से सिरकाया। हयात की कमर पर अपनी उंगलियों को गाड़ते हयात को खुद में भेंचा। मोहसिम चौधरी के जानलेवा होंठों का लम्स अपने होंठों से गर्दन तक महसूस करके हयात ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली। मोहसिम चौधरी की चित्तों पर जिस्म सूखे पत्ते की मानिंद लर्ज रहा था। हयात की गहरी सांसों को महसूस करके मोहसिम चौधरी ने अपना चेहरा हयात के सीने में छुपाकर उसे खुद में भेंचा तो हयात ने तड़प कर मोहसिम चौधरी का हसार तोड़ा। लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे लिए, सीने पर हाथ रखकर अपने बिगड़े तनफ्फुस को बहाल करने की कोशिश की। हयात के दूर होने पर मोहसिम ने अपनी खुमार आलूद नज़रों से हयात को देखा, जो रेड कलर की पाँव को छूती फिराक पहने जो दोनों कंधों से सिरकी मोहसिम चौधरी की शित्तों को वाज़ा कर रही थी। अपनी शित्तों पर बिखरे हयात के सरापे को देख मोहसिम चौधरी की आंखों की सुर्खी में मजीद इजाफा हुआ। हयात, इधर आओ यार। बोझल लहजे में जज्बात की आंच लिए हयात को पुकारा तो हयात ने नफ़ी में सर हिलाया। वादा करें मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, एक दिन के लिए भी नहीं, सिर्फ मेरे पास रहेंगे। हयात के नर्म लहजे पर मोहसिम एक ही जस्त में हयात के करीब पहुंचा। हयात को अपने हसार में लेकर कदम बैठ के जाने बढ़ाए। आई एम रियली सॉरी चौधरी की जान, अब कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। अपनी शर्ट उतार कर दूर उछालते हयात पर झुकते मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा। नाराज़गी, गुस्सा, अना सिर्फ कहने को थी। हयात के करीब आते तो मोहसिम चौधरी अपनी ज़ात तक को फरामोश कर जाता था। खुद पर झुके मोहसिम चौधरी को देख हयात ने हयात से अपनी पलकें झुका ली। अब करो विश मुझे। हयात के गाल पर नाक ट्रेस करते खुमार आलूद लहजे में फरमाइश की तो हयात के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हैप्पी बर्थडे सम, मदम लहजे में विश किया तो मोहसिम ने घूर कर हयात को देखा। हयात की कमर को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर करवट बदली। चौधरी की जिनजान शौहर को रोमांटिक अंदाज में विश करते, इस तरह नहीं, दोबारा से कोशिश करो। हयात की कमर पर अपने हाथ की पुश्त फेरते अफसोस भरे लहजे में कहा तो हयात ने हौनकों की तरह मुंह खोले मोहसिम चौधरी को देखा, मगर मोहसिम के संजीदा तासुरात देख सोच में पड़ गई। हैप्पी बर्थडे माई डियर हस्बैंड। आपको शायद अंदाज़ा नहीं सम कि हयात अपने सम के बगैर अधूरी है। मेरा अधूरा वजूद, मेरी अधूरी ज़ात मोहसिम चौधरी की ज़ात से मुकम्मल होती है। मोहसिम चौधरी के बगैर हयात की ज़िंदगी में सिर्फ वहशतें और मौत से सन्नाटे हैं। मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए सम, कि आप मुझे आज के बाद कभी छोड़कर दूर नहीं जाएंगे, वरना सम की जान इस बार ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी अपने सम के बगैर। नम लहजे में कहते अपना माथा मोहसिम चौधरी के माथे से टकराया तो मोहसिम करवट बदल कर बिना कोई जवाब दिए हयात के होंठों पर झुकता चला गया। हयात की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए उन्हें बेड पर सिरका के ऊपर पिन करता हयात के जिस्म की गहराइयों से रूह तक उतरता चला गया। सुबह दिन चढ़े तक हयात के पूर को अपनी मोहब्बत से महकाते हयात के दिल से सारे डर और वसवसों को निकाल फेंका। अपने मोहब्बत भरे मान और लम्ह से हयात को मौतबर करते उसे अपनी पनाहों में छुपाते सब कुछ फरामोश कर दिया। कुछ सालों बाद कबीर आयत से कितना छोटा होगा? हिमांशा के अजीबोगरीब सवाल पर मोहसिम ने अब्रू अचकाकर उसे देखा और एक नज़र पलटकर अपनी जिनजान को देखा जो मोहसिम के अजरक अपने भरे भरे वजूद के गिर्द फैलाए कुर्सी से पुश्त फैलाए पाँव सामने टेबल पर रखे बैठी थी। हयात से सिरकती नज़रें अपनी छोटी जान पर आई जो अपने से छोटे कबीर हिमांशा को अपने हाथों से चॉकलेट के छोटे छोटे पीस करके खिला रही थी। हयात और आयत को देख मोहसिम चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। यही कोई 1 साल और कुछ माह, मोहसिम ने कंधे झुका कर कहा और हयात के लिए फ्रूट्स एक बाउल में निकाले। वो आज फिर हिमांशा के फार्म हाउस पर मौजूद थे। ये सिलसिला तो उस दिन के बाद चल निकला था। वो जब भी फ्री होते 1-2 माह बाद फार्म हाउस आ जाते थे क्योंकि अरूब को ये जगह काफ़ी पसंद थी। कहीं जाने का प्लान बनता तो अरूब लाख जवाब पेश करके उन्हें यहाँ आने के फ़ायदे बताकर यहाँ ही आने पर मजबूर कर देती। आज उन्हें यहाँ आए हफ्ता हो चला था। हयात की फरमाइश पर मोहसिम चौधरी उसके लिए बारबेक्यू कर रहा था, जबकि यमानशाह ने अपनी बीवी और होने वाली बहू, जिसका सिर्फ यमानशाह को पता था, अगर ये बात वो मोहसिम को बताता कि वो उसकी बेटी को अपनी बहू बनाने का सोच रहा है तो उसे यकीन था कि वो दिन उसका आखिरी दिन होना था। पिज़्ज़ा और पास्ता का ऑर्डर करके सुकून से बैठा हुआ था। तुम्हें पता है मैं अरूब से 2 साल छोटा हूँ।
हिमांशा की ज़बान पर फिर से खुजली हुई तो मोहसिन ने कीना तोज नज़रों से उसे घूरा। बहुत बहुत शुक्रिया इस इत्तला के लिए, आज से पहले तो मैं बेखबर था ना। मोहसिन के तंजिया लहजे पर हिमांशा ने खून ख्वार नज़रों से उसे घूरा। तुम समझ नहीं रहे, मेरा मतलब था कि कबीर भी तो आयत से छोटा है, मगर इतना भी नहीं। अगर कबीर, हिमांशा की बकवास को मोहसिन चौधरी के मुक्के ने बंद किया। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा हिमांशा, अगर कोई बकवास की। हिमांशा को दबे दबे लहजे में घरा कर कहा तो हिमान ने अपने होंठों से रस्ते खून को हाथ की पूंछ से साफ किया, जबकि हयात जल्दी से उठकर मोहसिन की जाने बढ़ी। सम, क्यों मारा है आपने भाई को? हिमान भाई, ज़्यादा तो नहीं लगी? छोटे छोटे कदम लेती वो मोहसिन के करीब पहुंची, मगर यमान शाह पर नज़र पड़ते ही मोहसिन को पीछे करके यमान शाह के जख्म को देखना चाहा, मगर इससे पहले ही मोहसिन ने हयात को अपने हसार में लेकर यमान से दूर कर दिया। कुछ नहीं चौधरी की जान, दिमाग ख़राब हुआ था इसका, अब ठिकाने पर आ गया। तुम क्यों उठ कर आ गई? मना किया था ना मैंने। हयात को अपने हसार में लेकर हयात के अरे रे को नज़रअंदाज करते फ्रूट्स का बाउल हाथ में थाम कर कदम बैक साइड पर बने ग्रीन हाउस की जाने बढ़ाए। क्या मिलता है तुम्हें सबको तंग करके? अभी भी तुम्हारी हरकतें वैसी हैं, जब तक अगले बंदे से थप्पड़ ना खा लो सुकून नहीं मिलता। जवान की होंठ से रस्ते खून को अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ करते तासु से सर हिलाते हुए कहा, जबकि यमानशाह ने मुस्कुराते हुए अपने बाजू रूप की कमर के गिर लपेट कर उसे खुद में भेजा। दफ़ा करो चौधरी को, तुम मेरी सुनो जाना, बहू तुम्हारी डन कर दी है। उसकी खुशी में ही चौधरी ये एजाज़ देकर गया है और दामाद तुम्हारा दुनिया में तशरीफ़ लाने ही वाला है। तो चलो रूम में चलकर उसकी बेगम लाने की प्लानिंग करते हैं, शोक लहजे में कहते रूप के गालों को शिद्दत से चूमा तो रूप ने ना समझी से यमान शाह को देखा। सर पर भी मारा है क्या मोहसिन ने? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, मेरे पहले से पागल शौहर को और पागल कर दिया। अरूप के ड्रामाई अंदाज पर यमान शाह ने दांत किचकिचाकर उसे देखा और फिर बिना अरूप को समझने का मौका दिए बगैर उसके चेहरे पर झुकाया। अपनी मनमानी करने के बाद मुस्कुराते हुए पीछे हुआ। उसकी संगत को संभाल रखना, खोना मत, होंठों की जुम्बिश भी ना जो तुम्हारी टालता हो। मानी खेज लहजे में शेर पढ़कर आंख विंकी और बिना रूप को समझने का मौका दिए उसे बाहों में भरकर कदम अंदर की जाने बढ़ाया। यमान शाह से पहले ही ये ख्वाहिश मोहसिन चौधरी के दिल में जागी थी, मगर दिल में डर भी था कि कहीं यमान इनकार ना कर दे। हर माँ बाप की अपनी औलाद के बारे में कुछ ख्वाब और ख्वाहिशें होती हैं, इसीलिए मोहसिन ने खामोशी इख्तियार कर ली। कबीर यमान शाह तो मोहसिन चौधरी के यार का बेटा था, जो मोहसिन चौधरी को अपने दिल के बहुत करीब था। अगर यमान कभी ज़िंदगी में आगे चलकर इस रिश्ते से इनकार भी करता या कबीर राजी न हुआ, तब भी मोहसिन चौधरी को वो उतना ही अजीज़ रहने वाला था। मगर यमान शाह के ख्यालात जानकर मोहसिन चौधरी ने अपनी खुशी का इजहार उसका मुंह तोड़कर किया था। मुस्कुराती नज़रों से यमान शाह को हाँ में जवाब देता हयात को वहाँ से ले आया। चौधरी की जान, मैंने तुम्हें बताया कि हमारे बेटे का क्या नाम होगा? हयात को अपनी गोद में बिठाते एप्पल का टुकड़ा हयात के मुंह में डालते इस्तफार किया तो मोहसिन चौधरी के बात पलटने पर हयात ने घूर कर उसे देखा। नहीं बताया, मगर अब बात पलटने को ज़रूर बताएंगे। हयात के मुंह बसोर कर कहने पर मोहसिन चौधरी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। और चौधरी कुर्बान अपनी जान पर, इतना जानने लगी हो मुझे। हयात के गाल को शिद्दत से चूमते हुए कहा तो हयात ने मुंह बसोर कर मोहसिन को देखकर सर मोहसिन चौधरी के कंधे पर टिका दिया। मैसम चौधरी कैसा है? तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो हम कोई और नाम देख लेंगे। मोहसिन चौधरी के कहने पर हयात ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे पसंद है, वैसे भी आपके नाम से मिलता जुलता है, तो मुझे कैसे नापसंद हो सकता है? हयात के नरम लहजे पर कहने पर मोहसिन ने उसका चेहरा हाथों में भरा। इससे पहले मोहसिन चौधरी अपने शित्ते हयात के होंठों पर लुटाता। रोती हुई आयत की आवाज़ सुनकर सर उठाया तो होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, क्योंकि सामने से आती 4 साल आयत, 3 साल के ढोल नुमा कबीर यमान शाह, जिसका चेहरा गीली मिट्टी से भरा हुआ था और वो मिट्टी से भरे हाथों से आयत के बाल पकड़े उसके पीछे पीछे मटक मटक कर चल रहा था और आयत उसकी जुनून जैसी शक्ल देखकर चिल्ला रही थी। हयात को नरमी से कुर्सी पर बिठाकर मोहसिन चौधरी भागने के अंदाज में आयत की जानिब आया। कबीर के हाथों से आयत के बाल छुड़वाकर जग में मौजूद पानी से कबीर का चेहरा धोया, जिसे देख आयत के रोने को ब्रेक लगी। कबीर की शक्ल नजर आई तो आयत भागने के अंदाज में मोहसिन चौधरी के करीब आकर उसकी पीठ पर सवार हुई और आगे को झुककर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए खड़े कबीर यमान शाह को देखा। ओ, ये तो मैला भालू था, अने गालों पर हाथ रखकर चिल्लाकर कहा तो मोहसिन चौधरी ने मुस्कुराकर अपने कंधे पर झूलती बेटी को देखा। जी, ये आपका भालू था। टिश्यू से कबीर के चेहरे को साफ करते हुए कहा तो आयत ने झट से उतरकर कबीर के सेहतमंद वजूद को बाहों में भरकर चुप करवाने की कोशिश की, जो आयत के डरने और रोने पर मुंह बनाकर रो रहा था। अब मैं कुट्टी हूँ। कबीर के कहने पर मोहसिन का कहका बुलंद हुआ। कबीर और आयत को अपने हसार में लेकर दोनों को चटाचट चूमते कदम अपने जिनजान की जाने बढ़ाए। आयत के सामने घुटनों के बल बैठकर हयात का सोजन ज़दा हाथ अपने हाथ में लिया।
दास्तानें ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। हयात के हाथ की पुष्ट पर अपना लम्ब छोड़ते गमगीन लहजे में कहा। तो हयात ने मुस्कुराकर मोहसिन चौधरी को देखा, आगे को झुककर अपने लब मोहसिन चौधरी के माथे पर रखे तो मोहसिन चौधरी को अपनी रूह तक सुकून सरायत करता महसूस हुआ। हयात को अपने असार में लेकर नज़रें सामने एक साथ खेलते आयत और कबीर पर टिका दी, जबकि हयात ने सर मोहसिन चौधरी के कंधे पर रख कर सुकून से आंखें मूंद ली। फाइनली इसकी आखिरी एपिसोड हो गई है। उफ, इतना इसमें रोमांस था, इतना रोमांस था। कभी कभी जो मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं वहीं स्किप कर दूँ, बट खैर चूँकि मैं पढ़ रही थी तो मैं एक तरह से एक राइटर और आप लोगों का कनेक्शन होता है ना, मतलब मैं थर्ड पर्सन थी, मतलब जो राइटर ने लिखा है वो आप लोग सुन रहे हैं, दरमियान में मैं क्या हूँ, मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ जो राइटर ने लिखा है। मैंने खुद से कुछ ऐड नहीं किया, बट मुझे फिर भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सीन थे और जाहिर सी बात है थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो खैर मैंने पढ़ा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से एक सिचुएशन में बोला जाता था, वर्ड्स जैसे बोले जाते थे, उसको वैसे ही एक्सप्रेस करूं। तो आई होप कि मैंने पूरा इंसाफ किया होगा इस नावल के साथ और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वही बात, एक दास्तान को ख़त्म होना होता है, एक कहानी को ख़त्म होना होता है और कुछ स्टोरीज़ सैड कर जाती हैं। खैर मैं इस नावल को पढ़ने के बाद सैड तो नहीं हुई हूँ क्योंकि अच्छा नावल है, बहुत अच्छा नावल है, बट मैं ऊब जाती हूँ इस तरह के नावल्स पढ़ने के बाद। मतलब इतना ज़्यादा रोमांस, इतना ज़्यादा रोमांस मुझे अजीब लगने लग जाता है। एक हद तक ठीक होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। आई थिंक सो मैं कभी महागुल के आइंदा कोई नावल नहीं पढ़ सकूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं कि इनके बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं। मेरा फर्स्ट नावल है जो मैंने महागुल का पढ़ा है और यकीन जानिए आप लोगों के साथ ही पढ़ा। मैंने इसको स्टार्टिंग में पढ़ा था कुछ और बाद में अभी आप लोगों के साथ ही इसको कंप्लीट किया है मैंने, क्योंकि मैं अगर इतना पढ़ती तो फिर मैं इसको अपलोड नहीं कर सकती थी। एक तो पहले पढ़ना और फिर इसको अपलोड करना, रिकॉर्ड करना, तो ये हेक्टिक काम था। तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों के साथ ही इसको पढ़ लूँगी। तो मैंने भी पढ़ लिया, आप लोगों ने भी सुन लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पसंद भी किया होगा। तो अब मुझे इजाज़त लेनी है आप लोगों से। आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह कोई अच्छा सा नावल अब शुरू करूँगी मैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे अब ऐसी कोई फरमाइश नहीं आनी चाहिए जो ऑलरेडी अपलोडेड हो। मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर कोई नावल अपलोडेड है तो मुझसे नहीं कहा जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों को इनकार करूं। अगर आप लोगों को मिलता है तो प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा उधर से, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरह से क्या है कि मेरा एक तरह से वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग सुनना चाहते हैं उनका, देखो जिन्होंने ये नावल सुना हुआ है वो 3-4 दिन से नहीं सुन रहे होंगे ना मेरे नावल्स, उनको यही होगा कि उनको कोई और अच्छा सा नावल चाहिए। लेकिन खैर मैंने ये पढ़ा है, लेकिन आप लोग मुझे कोई और बोला करें जो ऑलरेडी अपलोडेड ना हो, तो मुझे पढ़ते हुए भी मज़ा आएगा, मेरे लिए भी नया होगा और आप लोगों के लिए भी नया होगा। तो आप लोग भी खुशी से सुनोगे, सब लोग सुनोगे, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है कि सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग नहीं सुन रहे हैं। तो उन बहुत ज़्यादा लोगों से माज़रत कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बस में नहीं है ये। मैं अब जो मुझे बोला जा रहा था मैंने वही अपलोड किया। मैंने हालांकि इसको मैंने सर्च भी किया था कि मे बी ये अपलोडेड ना हो, बट ये था और वॉइस में नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसकी ऑडियो रिकॉर्ड की। लेकिन बाद में मुझे बताया गया था ये वॉइस में भी है और फिर मैंने कहा कि अब क्या किया जा सकता है, मुझे पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी इस पर। और यकीन जानिए मैं खाना खाया, यूनिवर्सिटी गई, अपना मतलब छोटे मोटे जो काम होते वो किए और सिर्फ रिकॉर्डिंग मेरा आजकल यही चल रहा है। अब मुझसे कोई ये नहीं पूछता कैसी हो, क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या कर रही हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एंड पर यही होता है। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छी सी दास्तान के साथ, एक अच्छी सी स्टोरी के साथ, एक अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।